जैसे आशाराम बाबूजी का केस है, आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है, जो उनके विटनेस थे 3 मर चुके थे, 3 वर किल्ड, 5 गायब हो चुके थे। तो क्या सच में अगर कोई इतना पावरफुल बंदा है तो वो केस को अपनी तरफ कर सकता है? इस जनरल देखें हम, इट्स नॉट ऑल अबाउट द जुडिशरी। जो भी पावरफुल इंसान होता है उसको पता है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, वो खरीद सकता है उनको। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें वो लीकेज ढूंढ लेगा, पैसों से भी खरीद सकता है, पावर से भी खरीद सकता है। तो जितना केस वीक होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे उसका एक्विटल मिल जाए। क्या आपको आज तक ऐसा कोई पुलिस का बंदा मिला है जो ईमानदार हो? जितना मैंने देखा है ओनली 5%। एविडेंसेस को इजीली टैम्पर कर देते हैं पुलिस वाले। इट्स नॉट इजी बट द थिंग इज वो कर सकता है। मीडिया का कितना ज्यादा रोल रहता है किसी केस को बनाने में और किसी केस को खराब करने में? इसमें एक ये अच्छा होता है, इसमें स्पीडी ट्रायल हो जाता है। मीडिया की नजरों में स्पीडी ट्रायल हो जाता है, बट मीडिया ट्रायल काफी कुछ इन्फ्लुएंस कर देता है केस को। अगर जो नैरेटिव सेट होता है, एविडेंसेस को इस तरीके से लिया जाता है फिर कि जो नैरेटिव बन के आता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक ये चाहती है कि इसको दोषी करार दिया जाए, अब वो हो या ना हो, एक लॉयर की अर्निंग कितनी होती है? ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक वकील ऐसा भी है जो दिन के 500 रुपए लेकर जाएगा, एक वकील ऐसा भी है जो दिन के 50 लाख लेकर भी जा सकता है। बोला जाता है कि आज की तारीख में इंडिया में जितने केसेस हैं, कुछ तो ये है कि जो आपने बताया कि जजेस और इन सब की टीम हमारे पास कम है, बट एट द सेम टाइम ये केसेस बहुत सारे इसलिए भी पेंडिंग है क्योंकि हमारे देश के वकील नहीं चाहते हैं कि केस खत्म हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे केसेस में पुलिस और लॉयर्स दोनों मिले हुए होते हैं और केस को खराब करते हैं। हाँ सर, देखिए पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सच में वकील ईमानदार होते हैं? तो अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक कोई रेप केस है और आपने उस केस को लिया है और आपको मालूम है कि इसने रेप केस किया है, तो आपको नहीं लगता कि एथिकली इट इज रॉन्ग कि उसका केस लड़ना चाहिए? बिल्कुल सर, एथिकली वो रॉन्ग हो सकता है, बट हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर प्रशांत जी। मिस्टर प्रशांत एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं और आज उन्होंने लॉ के बारे में, क्राइम के बारे में और कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या होता है इन सब के बारे में बताया है। बट पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है TSS क्लिप्स, जहां आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें Spotify पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रशांत जी, अगर कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई विक्टिम है और कोई क्रिमिनल है, तो उसको सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर सबसे पहले लॉयर के पास जाना चाहिए? तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे हम कि कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को किसके पास जाना चाहिए सबसे पहले? ऑलराइट, अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, वो ऑफेंस कौन सा है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर ये छोटे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 ईयर, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू आप पहले उसके पास जाओ जिसके साथ आपने गलत किया है। मोर ओवर आप किसी के पास भी जाएंगे, अल्टीमेटली कोर्ट भी आपको यही बोलेगा कि अगर सेटलमेंट हो सकता है, इज देयर एनी चांस ऑफ मीडिएशन, तो आप वो करिए। तो एज एन एक्यूज्ड अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, रीच देयर, उनसे पूछे मतलब उनका क्या नुकसान हुआ है उसमें, अगर आप उसे दे सकते हैं और लेजिटिमेट है वो, तो आप वो दे सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है और आपको ये पता लगता है कि हाँ कुछ गलत मेरे साथ भी हो सकता है, ये मेरे खिलाफ एक ऐसा केस बना सकते हैं जो फैब्रिकेटेड हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू योर पर्सनल लॉयर, जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं, एडवोकेट के पास आप जा सकते हैं, उनसे असिस्टेंस मांग सकते हैं कि आई हैव डन दिस थिंग और कानून में इसकी क्या सज़ा है और मुझे कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, प्लस क्या एविडेंसेस मैं अपने सपोर्ट में ला सकता हूँ। तो दे विल सजेस्ट यू कि आप ये रखिए। देन फर्दर अगर वो केस करते हैं देन यू हैव टू बी इन द कोर्ट, अदरवाइज अगर वो म्यूचुअली सेटल हो जाता है तो वो सेटल हो जाएगा। ओके। बट कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस होते हैं ना कि जहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है। जी, जैसे अभी आई वॉज वॉचिंग अ सीरीज, तो उसमें एक डॉक्टर होता है और गलती से उनसे किसी का मर्डर हो जाता है, गला गलती से कट जाता है। अब वो जो मर्डर है वो इंटेंशनली नहीं करा गया है, वो जो क्राइम हुआ है वो इंटेंशनली नहीं हुआ है, वो इट इज डन बाय मिस्टेक। बट अब अगर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं तो वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में वो आप क्या सजेस्ट करते हैं, पुलिस के पास ही जाए या फिर किसी को तुरंत सबसे पहले किसी लॉयर को कंसल्ट करें? सर इट्स अ हीनियस ऑफेंस। द फर्स्ट थिंग इज, अब इसमें वेदर देयर इज एनी इंटेंशन और नॉट, इट हैज टू बी डिसाइड बाय द ट्रायल। ओके, ऐसे केसेस में ट्रायल ही ये बता पाएगा क्लियर पिक्चर कि इंटेंट था या नहीं था,
या बाय एक्सीडेंट या नहीं था। तो एज अ एक्यूज्ड इन दिस केस कि आपके साथ ये गलत हुआ है, तो आपको तो पुलिस खुद बुलाएगी, आपको वहाँ जाके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू वांट टू इन्फॉर्म कि ठीक है, अगर आप बताना चाहते हो कि अगर आप यही कह दोगे कि मेरे से ही हुआ है, देन इट्स ओवर, तब तो फिर खत्म है, कन्फेशन आपने कर दिया। अदरवाइज आपको ये प्रूव करना है कि ये मेरे से नहीं हुआ, इट वाज एक्सीडेंटल और इट वाज नॉट इंटेंशनल, तो आप फिर अपने एडवोकेट के पास जाइए। ओके। और जो इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई विक्टिम है, यस, जैसे कि कई बार कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पे रेप इन्वॉल्व होता है, स्पेशली मैं अगर रूरल एरियाज की बात करूं, क्योंकि वो रूरल एरियाज हैं, छोटे हैं, और वहां पे एकदम से लोग जो हैं या तो पुलिस के पास जाने से डरते हैं, और अगर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पे एफआईआर नहीं होती, बिल्कुल राइट। अगर किसी तरह से एफआईआर होने के चांसेस भी हैं तो वहां पे एविडेंसेस को भी मैनिपुलेशंस कर दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो विक्टिम क्या करे? सर, इन केस ऑफ विक्टिम आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको पुलिस के पास जाना है, वेदर डूइंग इन योर फेवर और नॉट, इट्स द सेकंड पार्ट। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट देयर, और जो भी आपके एज अ विक्टिम आप जो भी अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं आपको वो देनी है, बिकॉज द थिंग इज आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा फर्दर कि आपसे कोर्ट यही नहीं पूछेगा कि आप एज अ विक्टिम जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो आपने पुलिस को क्यों कॉल नहीं करा। तो आपको सबसे पहले पुलिस के पास जाना है। फर्दर मोर एज यू टॉक अबाउट द रेप केस, तो इसमें काफ़ी सारे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, 164 का स्टेटमेंट भी होता है, और वो जितना जल्दी हो पाएगा उतना ही क्रूशियल होगा, इतना ही ज़रूरी होगा केस के लिए। इन जनरल केसेस में फॉर एग्जांपल अगर आप पुलिस के पास जाते हैं एज अ विक्टिम और पुलिस आपकी नहीं सुनती है, द फर्दर मोर यू कैन गो टू द हायर अथॉरिटी, जो पुलिस के जैसे फॉर एग्जांपल इन पुलिस स्टेशन आप गए, वहाँ आपकी नहीं सुनी गई, तो फर्दर आप एसएचओ को जा सकते हैं जो पुलिस स्टेशन का हेड होता है। उसके बाद एसपी जो उस पूरे ज़िले का हेड होता है, आप उनके पास जा सकते हैं। और जाने के बाद मैं ये बताऊंगा कि आप वर्बली वहाँ पे कुछ ना बताएं, हैव अ एप्लीकेशन फॉर इट, कि आप वहाँ पे सबमिट करें, एटलीस्ट उसकी रिसीविंग ले कि मैंने यहाँ पे मैं जा चुका हूँ, यहाँ पे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला है। फर्दर मोर यू कैन गो टू द कोर्ट, उसके लिए आप किसी एडवोकेट के थ्रू आप कोर्ट भी जा सकते हैं और एक एप्लीकेशन वहाँ भी फाइल कर सकते हैं कि मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने नहीं सुना है, आई हैव द एविडेंसेस और ये सब मेरे साथ हुआ है गलत, तो आप कोर्ट के पास जाके ये अपना रिलीफ ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर इट। देन व्हाट इज जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे भी आपको अपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस यहाँ पर हुआ है इन दिल्ली बट यू आर समवेयर एल्स, आप वहाँ पे भी उस ऑफेंस को रजिस्टर करा सकते हैं, दे विल ट्रांसफर टू द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पुलिस स्टेशन। ओके, सो हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग, अगर एक केस में मान लेता हूँ कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवल के बीच में मेरे साथ कोई लूट का केस हो जाता है, बिल्कुल, और अगर उधर मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही है, तो मैं अपनी सिटी पे भी रीच आउट करके वहां पे कंप्लेन कर सकता हूँ? बिल्कुल, यही पहले प्रॉब्लम होती थी। पुलिस इस तरीके से लोगों को परेशान करती थी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, हम नहीं लेंगे कंप्लेन को। तो अब ये उनकी ड्यूटी है कि हम जहाँ भी जाएंगे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा कि हम वहाँ पे अपनी कंप्लेंट देंगे, उसके बाद वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करके कि कंप्लेंट में जो लिखा हुआ है वो उसको ट्रांसफ़र करे। इसका पर्पज़ ये था कि जितना जल्दी हो सके वो इन्फॉर्मेशन आ जाए जिससे इसमें फैब्रिकेशन ना हो, और जो भी इसमें क्योंकि आम इंसान अगर धक्के खाएगा इधर उधर जाएगा तो हो सकता है जो इसमें एक्यूज्ड है जिसने गलत करा है वो एविडेंसेस को मिटा दे, तो इस वजह से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। ओके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके सामने, क्या आपको आज तक ऐसा कोई पुलिस का बंदा मिला है जो ईमानदार हो? आई वुड से ओनली 5%, मैंने पर्सनल जितना मैंने देखा है ओनली 5%। और आपको ये जान के काफ़ी सा शौक तो नहीं होगा आपको, बट द थिंग इज वो जो डिमांड करते हैं पैसे वो ऐसे डिमांड करते हैं, वो उनका हक है। ओके, जैसे दे आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और हमने आपके लिए काम करा है, हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया या हमने आपको बचाया, सो यू हैव टू पे। तो करप्शन इज एवरीवेयर एज यू नो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तो काफ़ी ज़्यादा है। बोला जाता है कि पुलिस ही होती है सबसे पहले जो ये डिसाइड करती है कि केस कितना बड़ा और कितना इंटेंस बन सकता है, क्या सच है? बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको समझाऊं हाँ, कि प्रोसीजर क्या है ट्रायल का, फॉर एग्जांपल आज कोई ऑफेंस होता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कोई मर्डर होता है, तो सबसे पहले पुलिस वहाँ पर आएगी, फिर जो आई विटनेस थे उसके उनके बयान होंगे, जो पुलिस बयान लेती है,
उसके बाद उस एरिया को सील किया जाएगा। उसके बाद जिस पे भी शक होगा उसको ढूंढा जाएगा कि शायद ये कर सकता है इंसान। अगर उसको पकड़ लेती है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करेगी कि इसने ये ऑफेंस करा है, ऐसा हमें लगता है कि इसने ऑफेंस करा, हमारे पास इसके खिलाफ ये एविडेंसेस हैं, आप इसकी या तो पुलिस रिमांड दो क्योंकि हमें इससे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, कन्फेशन कराना है और कुछ पूछना है। अगर पुलिस सेटिस्फाई होती, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो पुलिस रिमांड दे देता है, अदरवाइज ऐसे ऑफेंसेस में उसको जेल भेज देता है। ओके। उसके बाद पुलिस के पास 90 डेज होते हैं, हीनियस ऑफेंस में 90 डेज और नॉर्मल ऑफेंस में 60 डेज। उन 60 डेज और 90 डेज में उसको अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं चार्जशीट, कि है। उसमें वो सभी का बयान लेगा। उस ऑफेंस में जो भी वेपन रिकवर हुआ है उस वेपन को, मतलब वो पूरा केस बनाएगा उस 90 दिन के अंदर। ओके। तो उसमें विटनेसेस भी होंगे, उसमें एविडेंसेस भी होंगे, उसमें लोगों के बयान वगैरह सब कुछ होते हैं। वो फिर चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में। ओके। वो पेपर पूरा डॉक्यूमेंट्स, वो चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट में। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है कोर्ट में। तो ये 90 डेज काफ़ी क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें पुलिस चाहे तो केस बना सकती है और चाहे तो बेकार कर सकती है। बट द थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपका केस बेकार करा है तो आपको रिलीफ फिर भी अवेलेबल है। इफ़ यू हैव द एविडेंसेस तो आपको कोर्ट में भी चांस मिलेगा कि आप कोर्ट में सबमिट करें कि मैंने पुलिस को ये एविडेंसेस दिए हैं, बट पुलिस ने ये एविडेंसेस या तो हटा दिए हैं या इसका पार्ट बनाया तो उस इफेक्टिव वे में नहीं बनाया जिस तरीके से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे या एविडेंसेस दिए थे। तो फिर कोर्ट उसको पढ़ता है, देखता है और फिर उससे पूछता है, रीज़न पूछता है कि आपने ये एविडेंसेस क्यों डिक्लाइन करे हैं। तो मोरओवर हम कह सकते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस है, बट काफ़ी कुछ हाथ में होता है। अगर देखो, जहाँ करप्शन होगा वहाँ एक इंसान को इतनी पावर दी जाती है कि वो थोड़ा बहुत केस को इधर उधर कर पाए, तो ऐसा काफ़ी हुआ भी है। ओके। तो अगर करप्शन है और अगर कोई चाहता है तो केस को खराब भी कर सकता है। मतलब एविडेंसेस को इजीली टैम्पर कर देते हैं पुलिस वाले। इट्स नॉट इजी, बट द थिंग इज वो कर सकता है। देखिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम में क्या है कि अगर इफ देयर 5% डाउट कि ये इंसान ने गलत नहीं करा है तो उसको एक्विटल मिल जाएगा। वी हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये इसी इंसान ने करा है। तो इसके लिए कहा जाता है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो वो काफ़ी इफेक्टिव हो। अगर उसमें कोई भी लूप होल निकल आता है, जैसे मैं आपको एक रिसेंट केस बताऊंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट की आज उसमें जजमेंट आई है जिसमें एक्विटल मिला एक रेपिस्ट को। उसमें ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल मिला है। उसमें क्या लूप होल था कि जो DNA सैम्पलिंग हुई थी उसको, जैसे फॉर एग्जांपल DNA सैंपल यहाँ पे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस उसे लेकर जाती है फॉर द फोरेंसिक। आप थोड़ा केस के बारे में पहले बता सकते हो? इट्स अ रेप केस। अच्छा, रेप केस था। रेप ओके। केस था जिसमें कन्विक्शन हो गया था फ्रॉम द ठीक है। ट्रायल कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील थी जिसमें ये गया हुआ था कन्विक्शन क्या होता है? कि सज़ा में हो गई, वो कन्विक्टेड हो गया, उसको सज़ा हो गई है। ओके। तो उसके बाद वो अपील में फिर फर्दर हाई कोर्ट गया, वहां से भी उसको सजा हो गई कि हाँ ये सही था ट्रायल कोर्ट का डिसीजन। देन इट्स इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या देखा कि जो DNA सैंपलिंग हुई है, तो DNA सैंपलिंग क्या होती है कि आपको जो एक्यूज होता है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट होते हैं, फिर उसको पुलिस वाला लेकर आएगा, अपने माल खाने में रखेगा और फिर उसको फोरेंसिक टीम के पास लेकर जाएगा जो सेंटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली इट इज़ इन रोहिणी। जी। तो आपका किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी सैंपल लिया गया, वो रोहिणी को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होगी वो पुलिस की होगी। ओके। इस बीच में एक डॉक्यूमेंट भी बनता है जो रास्ते में जाने के लिए कि कौन लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा, कब वो पहुंचना है। इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि फैब्रिकेट कर दिया जाए एविडेंसेस को। उसी में लूप होल मिला कि इस सैंपल को काफ़ी दिन माल खाने में रखा गया, उसके बाद वहाँ पर पहुँचाया गया। तो ये चांसेस बनाता है कि इस बीच में इसको फैब्रिकेट कर दिया गया हो। इस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्यूटल दे दिया। सारे एविडेंसेस जो उसके खिलाफ थे, जो भी आई विटनेस बने थे, इसमें आई विटनेस तो थे नहीं, जो भी सर्कमस्टांस के जो भी एविडेंसेस बने थे, सब कोर्ट ने सबको दरकिनार कर दिया, सबको इग्नोर कर दिया और इसमें एक्यूटल दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी इफेक्टिव हो कि उसमें कोई भी लूप होल ना हो। ओके। बट अभी भी बोला जाता है कि बहुत सारे लॉज हम पुराने ही फॉलो कर रहे हैं और अभी भी उसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। जनरली ये भी देखा जाता है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम में विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव अगर आपको ऐसा लगता है कि विटनेस को कि उसको जान का खतरा है तो आपको फिर प्रोटेक्शन मिल सकती है। वो इतना आसान नहीं है मिलना हर सभी केसेस में। बट हमने तो देखा है कि एक ऐसे पुलिस वाले को वहां पे भेज देते हैं जो खुद के अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा होता है। ये अब देखिए, यही है फैसिलिटीज आपको कितनी मिल सकती है, चांसेस काफ़ी कम है। इसलिए ही
काफ़ी कम लोग हैं जो विटनेस बुक्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें अपना डर रहता है, अपनी फैमिली का डर रहता है, उन्हें ये चांसेस रहता है उन्हें कि हमें प्रोटेक्शन ना मिले शायद पुलिस से या जुडिशरी सिस्टम से, इसलिए विटनेस बॉक्स में ज़्यादातर लोग आते ही नहीं है, गवाह बनते ही नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने जनरली जो देखा है, अगर कोई इंसान बहुत पावरफुल है, उसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जनरली वो जो केस है वो या तो रजिस्टर नहीं होता है या फिर एविडेंस नहीं रह पाते हैं, विटनेसेस नहीं रह पाते हैं। जैसे आशाराम बाबू जी का केस है, तो जो उनके विटनेस थे 3 मर चुके थे, 3 वर किल्ड, 5 गायब हो चुके थे, और एक जो था उसके साथ भी कुछ और चीज़ हो गई थी, राइट? तो क्या सच में अगर कोई इतना पावरफुल बंदा है तो वो केस को अपनी तरफ कर सकता है? सर इस जनरल देखें हम, इट्स नॉट ऑल अबाउट द जुडिशरी। जो भी पावरफुल इंसान होता है उसको पता है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, वो खरीद सकता है उनको। लाइक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें वो लीकेज ढूंढ लेगा, वो पैसों से भी खरीद सकता है, पावर से भी खरीद सकता है। तो जितना केस वीक होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे उसका एक्विटल मिल जाए। बट ओके, ऐसे आपने बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल दिया इसमें कि जो ये आसाराम वाले केस में कि काफ़ी सारे विटनेस को मार दिया गया। तो दिस इज़ अ रियलिटी, ये हमारे बीच है कि हम विटनेस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जो इंडिपेंडेंटली वहाँ पर आए थे विटनेस बॉक्स में कि जो सच है वो बताने के लिए, वो भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। अल्टीमेटली इसमें अच्छा यही होता है कि इसमें सज़ा हो जाती है। ये एक जुडिशरी की जीत थी एटलीस्ट कि हमने काफ़ी कुछ खोया है, बट उसमें हमने ये पा लिया है कि एक ऐसे इन्फ्लुएंस पर्सन को जिसको इतने लोग मानते हों, जानते हों, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों, उसका कन्विक्शन होता है। अग्री, बट उन विटनेसेस का क्या? बिल्कुल यही हमने लॉस है, ये हमारे इसमें लॉस है कि मतलब ये अगर हर जगह ही ये चीज़ होती है कि अगर कोई भी बड़ा आदमी है, जैसे कि दिल्ली के BMW केस था, बिल्कुल राइट? उसमें जितने भी विटनेसेस थे वहां पे भी विटनेसेस मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। सर दिस इज ऑल अबाउट कि विटनेस भी खरीद ले जाते हैं, वो खरीदे जाते हैं, वो भी तो तैयार होते हैं बिकने के लिए। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप BMW वाला केस लेते हैं, जो उसमें आई विटनेस था फॉर एग्जांपल, उसके पास चांसेस थे कि वो या तो कोर्ट में एक जो हुआ था इन रियल वो बताए। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बिक जाते हैं पैसे लेकर। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि इसके लिए जुडिशरी ही हम उसको बोल दें कि इफेक्टिव वे में इसमें काम नहीं करा है। इट्स ऑल अबाउट अस ऑल्सो कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे एज अ विटनेस, इफेक्टिव विटनेस बन सकते थे, उन्होंने करप्शन को चुना और वहाँ पे पैसे लेके अपने बयान बदल दिए। तो ऐसा हम काफ़ी सारे केसेस में देखते हैं जहाँ पे पुलिस भी काफ़ी मेहनत से काम करती है, जुडिशरी भी ये चाहती है कि इसका कन्विक्शन हो, बट जो विटनेस होते हैं वो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं और अपना बयान बदल देते हैं। राइट, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केसेस में पुलिस 3 से 4 दिन के अंदर पूरा की पूरा केस सॉल्व कर लेती है, और कुछ केसेस में 30-30 साल लग जाते हैं और पुलिस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है। बिल्कुल सर, ये करेक्ट है। मतलब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक इन जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास सभी एविडेंसेस आपको कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अगर हाईलाइटेड केस है तो पुलिस काफ़ी जल्दी भी कर लेती है। आप पुलिस छोड़िए, जो वैसे आप सुनते होंगे कि केसेस 5 साल से पेंडिंग है, 10 साल से पेंडिंग है, बट जो अभी कोलकाता में केस हुआ था लास्ट ईयर, मुझे जी। उसका नाम याद नहीं है अभी, जी, रेप केस जो जो हुआ था। मेडिकल कॉलेज का केस था, जी। उसमें कन्विक्शन हो गया है। तो वो 1 साल के अंदर उस केस में ट्रायल भी कंप्लीट हो गया, कन्विक्शन भी हो गया। बट ऐसे कितने सारे रेप केस पड़े जिनको आज भी नहीं हुए हैं जजमेंट नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि वो केस हाईलाइटेड था, मीडिया ट्रायल था उसमें, तो ये दिखाने के लिए कि हमने कितनी जल्दी करा है, तो उसका जल्दी हो गया। अदरवाइज केसेस ऐसे भी हैं जो 7 साल 10-10 साल पेंडिंग है। और एक अजमेर का केस अगर आपको याद हो, 1993-4 का केस था वो, उसमें एक एक्यूज को तो अब पकड़ा गया है, तो उसमें विक्टिम को बुलाया गया था, क्योंकि जब भी एक्यूज पकड़ा जाएगा तो उसको ट्रायल होना है। तो जब उसमें विक्टिम आई थी जिसके साथ गलत हुआ था, वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसने हाथ जोड़ के बोला था कोर्ट से कि अब आपको सजा देनी है दो, ना देनी हो मत दो, बट मुझे बार बार मत बुलाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कोर्ट में गुजारी है, बार बार उसमें फॉर एग्जाम्पल 20 एक्यूज थे, तो जब भी जो पकड़ा जाएगा उसका ट्रायल उसके सामने होगा। वो उसका राइट है एक्यूज का कि आपका ट्रायल आपके सामने होगा। हालांकि अब BNSS जो नए एक्ट्स आए हैं इसमें ये चेंज हो गया है। तो पहले का प्रोसीजर यही था कि एक्यूज के सामने ही ट्रायल होगा, उसको वहाँ प्रेजेंट होगा तभी ट्रायल होगा। तो अगर वो 15 साल बाद पकड़ा गया है तो 15 साल बाद ही फिर विटनेस को बुलाया जाता था, विक्टिम को बुलाया जाता था। तो अगर उसने किसी Okay. लड़की के साथ गलत करा है
तो उसको 25 साल बाद वापस आना होगा विटनेस बॉक्स में अपनी गवाही देने के लिए। बाप रे। सो इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन वी आर गेटिंग। किसी सिचुएशन में ऐसा होता है, किसी सिचुएशन में ये होता है कि आप 10 दिन में ही केस सोल्व कर देते हैं। ओके, तो आपने जैसे मीडिया की बात करी, मीडिया का कितना ज़्यादा रोल रहता है किसी केस को बनाने में और किसी केस को ख़राब करने में? तो जो मुझे लगता है कि अच्छा क्या होता है उसमें एक ये अच्छा होता है, उसमें स्पीडी ट्रायल हो जाता है। अगर वो मीडिया ट्रायल है तो मीडिया की नज़रों में वो स्पीडी ट्रायल हो जाता है, बट मीडिया ट्रायल काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस कर देता है केस को। ओके। अगर जो नैरेटिव सेट होता है तो मैंने क्या देखा है कि एविडेंसेस को इस तरीके से लिया जाता है फिर कि जो नैरेटिव बन के आता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक ये चाहती है कि इसको दोषी करार दिया जाए, राइट, अब वो हो या ना हो, मीडिया अपनी स्टोरी बना देती अपनी है। स्टोरी बना लेगी और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर उसको आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर जुडिशरी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। सब लोगों का फिर एक रोल आ जाता है उसमें। आपको गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करेगी कि इसका मीडिया, अगर लोग सब ये कह रहे हैं कि ये इसने ही करा है तो इसको फिर कन्विक्ट करो। राइट। तो इस तरीके से हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट द गुड थिंग अबाउट मीडिया ट्रायल इज जब मीडिया ट्रायल होता है तो उसमें स्पीडी ट्रायल हमें मिल जाता है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। क्या कई बार ऐसा भी होता है क्या कि मीडिया बायस्ड होती है किसी एक पक्ष के लिए, या फिर अगर कोई वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है तो उसने मीडिया के साथ कनेक्ट करके उस केस को इन्फ्लुएंस कराया हुआ होता है? सर मैं इंडियन मीडिया की बात करूं, इफ यू हैव सीन, हमेशा वो बायस्ड होती है। किसी एक पक्ष के बारे में होगी, देखिए वो पहले से ही नैरेटिव बना लेते हैं कि इस इंसान ने करा है। अभी ट्रायल पेंडिंग है, ट्रायल का देयर इज अ प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, बट वो नैरेटिव पहले से बना के चलते हैं, वो उसको न्यूट्रल वे में नहीं लेते। तो मीडिया हमेशा क्यों नैरेटिव बनाता है? दे जस्ट वांट टीआरपी। राइट। अगर वो एक सिंपल नैरेटिव बना के चलेंगे कि कोई भी, अभी हमें नहीं पता शायद कौन इसमें कन्विक्टेड होगा, तो शायद लोग ना देखें, तो वो उनके इंटरेस्ट में देखते हुए वो पहले से नैरेटिव बनाते हैं। जो लोगों का नैरेटिव बनता है वो उसको बनाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो आरुषि हत्याकांड, हाँ जी, उसमें 2 लोगों का नैरेटिव बना था। द फर्स्ट वन इज फैमिली, अदर सेकंड भी उसके अफेयर्स वगैरह थे बच्ची के, तो उस वजह से हो रहा था। तो जो हिंदी मीडिया थी, जो हमारी हिंदी मीडिया थी, उसने नैरेटिव अलग बनाया। उसने बनाया कि शायद इसका ये पकड़ा गया है किसी के साथ, ये बच्ची किसी के साथ थी, तो पेरेंट्स ने वो देख लिया और इसलिए पेरेंट्स ने कर दिया। जो इंग्लिश मीडिया ने उसने अलग बनाया नैरेटिव, हालांकि उसमें पेरेंट्स को तो एक्यूटल मिला है फाइनली, बट एक नैरेटिव पहले ही बन गया था कि उन्हें कन्विक्ट कर दिया था मीडिया ने। ओके। तो मीडिया हमेशा फॉर द टीआरपी हमेशा नैरेटिव एक बना के चलती है। जो ये आप आरुषि हत्याकांड की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोर्ट ने सब चीज़ें देखी नहीं और ऐसे ही जजमेंट दे दिया, बट आपको नहीं लगता कि वो जो जजमेंट था इट इज़ नॉट अ फेयर जजमेंट? क्योंकि सिर्फ कोर्ट भी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि कोर्ट को ढंग से समझ में ही नहीं आया, और फिर कोर्ट ने लास्टली उनके पेरेंट्स को ही गिल्टी साबित कर दिया। उसमें एक्यूटल हो गया था फर्दर मोर, आगे जाके मतलब उसमें एक्यूटल हुआ था। बट द थिंग इज इसमें फेलियर था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके। आप देखो, आपको मैं एक इन जनरल बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस इस रूम के अंदर होता है तो पहली ड्यूटी ये बनती है कि इसको सील कर दिया जाए, अदरवाइज आप ना तो फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर पाओगे, ना जो भी है एविडेंसेस हो सारे टेम्पर हो जाएंगे, सब टेम्पर हो जाएंगे। उस केस में मैं आपको बताऊं कि ये जैसे रात को हुआ, सुबह लोगों का आना हो गया, तो जब पुलिस वहां पे पहुंचती है वहां ऑलरेडी 50 से ज्यादा लोग होते हैं ये देखने के लिए क्या हुआ है, किसने मारा, क्यों मारा, उनको मिलने के लिए वहां पे। तो आपने उस प्लेस को पहले ही म्यूटिलेट कर दिया। अब ना वहाँ एविडेंसेस मिल पाएंगे, ना वहाँ वेपन मिल पाएगा, क्योंकि उस बीच में कोई इंसान आ सकता है जिसका वहाँ वेपन होगा, वो चले जाएगा। फिंगरप्रिंट्स काफी अच्छा रोल अदा करते हैं, ना फिंगरप्रिंट्स मिल पाएंगे, मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। और उसमें था जो सर्वेंट था उनका, हेमराज आई थिंक जो उसका नाम था, उसको ढूंढने के लिए वो नेपाल तक पुलिस चली गई। इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। 3 दिन के अंदर वो नेपाल में चले गए, यहाँ पे ढूंढ रहे, वहां ढूंढ रहे, क्योंकि उन्हें लगा उसने किया वही है। उसकी लाश मिलती है छत पे। तो पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन था, इस लेवल का इन्वेस्टिगेशन था कि वो उस घर को भी सही से नहीं देख पाई कि उस घर में क्या है क्या नहीं है, छत पे जाने के बाद कि वहां पे कौन मिल सकता है। 3 दिन बाद उनको उसकी लाश छत से मिली है। तो इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन इस तरीके का होगा, तो अगर आप किसी ने भी किया हो तो पुलिस किसे, जज जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके पास तो चार्जशीट ही जाती है, राइट। ऑन ग्राउंड वो तो जा नहीं सकते। तो उनके पास जैसी चार्जशीट बनकर आएगी, उन्होंने ये बोला है उसमें कि जो एविडेंसेस है वो सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये इन्होंने किया है। तो इस तरीके से उन्हें एक्विटल मिला है।
राइट। You need proper evidences to prove someone guilt. If they are a guilty, you need a proper evidences for it. तो वो अगर आपके evidences complete नहीं होंगे, मतलब evidence के अभाव में आपको वहां से बरी कर दिया गया. This Okay. was the case. कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी क्राइम की जिसने किया है या फिर उसको बोला जाता है कि इसने क्राइम किया है, इसको मान लिया जाता है और उसको कई कई सालों तक कस्टडी में रहना पड़ता है. इन अ वे जैसे जेल, मतलब कस्टडी के बाद फिर इसको जेल में रखा जाता है. Judicial custody. राइट, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं और बाद में फिर ये पता चलता है 6 साल बाद कि ये तो था ही नहीं, बेगुनाह था. बेगुनाह ऐसे था. काफी सारे केसेस Right? होते हैं. तो आपको नहीं लगता कि इन सच केसेस, स्पेशली विद मेल पर्सन्स, men deserve something better? So the only thing which is required in these cases is speedy trial. अगर अब वही ट्रायल आपका 1 साल 1.5 साल में हो जाता तो उसको 6 साल नहीं रुकना पड़ता. तो अगर आप स्पीडी ट्रायल करोगे तो हो सकता है जो डिसीजन आपका 6 साल में, जैसा आपने बताया, वो 6 साल वो जेल में रहा, वो 1 साल में होगा. उसको भी अगर कन्विक्शन होगा वो कन्विक्टेड होगा, अदरवाइज जो एक्विटल होगा वो बाहर होगा. तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन जुडिशरी में लोगों का काफ़ी विश्वास है, बट द थिंग इज स्पीडी ट्रायल इज मस्ट. जो नहीं है, एक कोर्ट के पास 5-5 हज़ार केसेस पेंडिंग है, तो हम उन पे भी नहीं डाल सकते. तो इन केसेस की कोई डेडलाइन नहीं होती क्या कि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई केस है तो उसको इतने दिन के अंदर उसको सर खत्म करना डेडलाइन है, चाहिए? बट द थिंग इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. अगर एक जज के पास 5,000 केसेस होंगे, सो हाउ कैन दे परफॉर्म इन द डेडलाइन? दिस इज द प्रॉब्लम. तो फिर ये जजेस को और ज्यादा क्यों नहीं लेके आया जाता सिस्टम्स में? इट्स नीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मनी. बट जब हमारे फोर्सेस के ऊपर या पुलिस फोर्सेस के ऊपर या जुडिशरी सिस्टम है उनके ऊपर पैसा, ऐसा तो नहीं कि पैसा खर्चा नहीं किया जाता, तो फिर क्यों प्रॉब्लम? और कहाँ रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम ऐसा, है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द दिल्ली ओनली, तो दिल्ली के अंदर जो भी सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन पे लिमिटेड स्पेस है. अब अगर कोर्ट रूम्स आपको बनानी है, देखिए कोर्ट रूम बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक रूम चाहिए आपको, एक उसके पूरी साथ बिल्डिंग चाहिए. हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें 40 से 50 जजेस होते हैं, जी. सभी के रूम्स होंगे, उनका सबका स्टाफ होगा. ओवरऑल एक जज के साथ जो कोर्ट का स्टाफ होता है 6 से 7 लोगों का स्टाफ होता है. तो वो स्टाफ असिस्ट करने के लिए कोई रीडर होगा, कोई एलमद होगा, ये पोजीशंस होती हैं. तो आपको इतना बड़ा स्टाफ चाहिए. तो अगर हम कहें कि हमें डबल चाहिए इस टाइम, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमें डबल स्टाफ चाहिए, जो स्ट्रेंथ अब है उससे डबल चाहिए, तब थोड़ा इफेक्टिव वे में हो सकता है. कानून में लिखा हुआ है कि आप चार्जेस इतने दिन में फ्रेम करें, आप इतने दिन में केस को करें. बट द थिंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल चेक बाउंस केसेस हैं, उसके लिए एक्ट में लिखा हुआ कि वो 6 मंथ के अंदर हो जाने चाहिए कंक्लूड, बट वो नहीं होते हैं. इट इज इन एवरेज इट इज टेकिंग 3 years इन दिल्ली ओनली. अगर आप काफ़ी अच्छे से केस करेंगे तो एक चेक बाउंस का केस 3 से 3.5 साल दिल्ली में लेता है. अगर इसके आप बाहर जाएं एनसीआर में और जो अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे 6-6, 7-7 साल ऐसे लग जाते हैं. तो जो इंसान कोर्ट जा रहा है कि उसको इंसाफ मिल सके, उसको इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, इनफैक्ट उसका मेंटल हैरासमेंट ज्यादा हो रहा है. ज़्यादा सर. अब मैं ऐसा मैं बताऊँ, इंसाफ के लिए विक्टिम को केस, आप ऐसे काफ़ी सारे विक्टिम बोलते हैं कि सर इतना परेशान तो जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ मैं तब नहीं हुआ जितना ये कोर्ट ने बुला के मुझे कर दिया है. ट्रू. और जितना मतलब हम इसके साथ हमने ये केस फाइल करा था कि इसको कन्विक्शन होगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या इसने मेरे साथ गलत किया है. वो आराम से फ्री है, 1-2 महीने में एक तारीख पड़ती आ जाता है, उस तारीखों पे भी कुछ काम नहीं हो रहा और हम परेशान हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं केस को आगे प्रोसीड करने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी केस आगे चले. तो ये एक है, मतलब इससे इंसान परेशान ही होता है. ओके. जो जब भी आप क्रिमिनल केसेस लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि एक क्राइम इसी ने किया हुआ है? वी कैन आस्क देम, मतलब हम इन जनरल जो भी एविडेंसेस होते हैं उनसे हम एक बना लेते हैं कि हाँ इसने ऑफेंस कराया नहीं कराया. बट द थिंग इज वो रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए, इसने ऑफेंस कराया नहीं कराया. वी नीड ओनली डॉक्यूमेंट्स. जब भी कोई इंसान हमारे पास आता है, सर मेरे से ये ऑफेंस हुआ है, तो हम उससे कहानी ना जान के हम ये जानते हैं कि आप जो आपके खिलाफ एविडेंसेस हैं या पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है, आप उसको ज़रूर लेकर आना, हमें वो पढ़नी है. ओके. तो अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक कोई रेप केस है और आपने उस केस को लिया है और आपको मालूम है कि इसने रेप केस किया है, तो आपको नहीं लगता कि एथिकली इट इज़ रॉन्ग कि उसका केस लड़ना चाहिए? बिल्कुल सर, एथिकली वो रॉन्ग हो सकता है, बट प्रोफेशनली अगर उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी कोर्ट में तो वो गलत होगा.
बट जब कोर्ट को भी मालूम है कि इसने केस किया है, उसके हमारे पास एविडेंसेस हैं, जैसे मैं कसाब की बात करूं, बिल्कुल हमारे पास वीडियो एविडेंसेस थे, हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस थे, हर तरह के एविडेंस ये प्रूफ करने के लिए था कि गिल्टी है। उसके बाद भी हमने उस केस को इतने दिन तक चलाया और हम उसको एक बाकायदा एक लॉयर दे रहे हैं जिसका पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सिर्फ इसलिए कि वो केस चल सके उसका। डू डोंट थिंक सो कि ये गलत है? सर, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर आपने जैसे कसाब का केस लिया, मैं उसको पर्टिकुलरली उसके बेनिफिट्स बताता हूँ। अदरवाइज सभी केसेस में सब अलग होता है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। इन कसाब केस अगर उसमें 2 से 3 साल हमें लगे कन्विक्ट करने में, उसके बाद उसने अपील फाइल करी, फिर जो फांसी दी गई तब तक के लिए, देखिए, इट्स ट्रायल इज नॉट ऑल अबाउट कन्विक्शन, इट्स ऑल अबाउट कैसे वो हुआ, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हो सकता है अपने ही कुछ लोग इन्वॉल्व हों, वो कब निकल कर आएंगे? ट्रायल के बीच में। इसके अलावा जब आप किसको रिप्रेजेंटेशन देते हो तो आप उसका हक नहीं छीनते। फॉर एग्जाम्पल, अब वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी नहीं सुनी गई। कसाब के केस में तो इन जनरल था, काफ़ी कुछ था, बट हमने उसे रिप्रेजेंटेशन दिया, उसे अपनी बात रखी जो भी उसे रखनी है, उसको बाद उसको कन्विक्ट करा। तो इससे हमारा फेथ ज़्यादा आ गया जुडिशरी में, क्योंकि अब आप ऐसे भी केसेस काफ़ी देखते हैं जिसमें एनकाउंटर होकर मार दिया जाता है कि जैसे ही ऑफेंस हुआ तभी एनकाउंटर करके और तभी उसको इंसान को मार के ये होता है कि हमने इसको इंसाफ दे दिया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों का जुडिशरी से विश्वास कम हो रहा है। उन्हें पता है कि इसने गलत करा है, अब ये जेल जाएगा, 10 साल वहाँ पर रहेगा, उसके बाद इसको कन्विक्शन होगा, जो भी होगा। इससे अच्छा है कि हम इसको जल्दी एग्जीक्यूट कर दें और जल्दी से ख़त्म कर दें। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है उस बीच में जो द वन हु डिड इन रियली वो वहाँ बच पाए। तो ट्रायल, जो हम कसाब की केस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ, तो उस बीच में हमें काफ़ी सारे लेकुनाज हमने उसमें देखे कि किस तरीके से आया था, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, किन लोगों ने इसे असिस्ट करा, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हम इसे पकड़ सकते थे, कहाँ हमने इसे छोड़ दिया जिसकी वजह से इंसिडेंट बच सकता था। तो इस ट्रायल के दौरान हमको वो सब कुछ मिल पाया, इसलिए ट्रायल मस्ट है। ओके, बट ऐसे और भी जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब अभी भी मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ उस चीज़ को लेके कि जब हमको मालूम है कि ये एथिकली गलत है जी, तो क्या लॉयर सो कॉल्ड जो मीडिया में टीआरपी के हिसाब से कहते हैं वो है, या मोनेटाइजेशन के कारण या हाइप मिल सके उसके कारण केसेस लेते हैं? सर, क्योंकि आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हो जो कि सच में गलत है, और आप एज ए लॉयर उसको सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, और आप गलत जिसको ठहरा रहे हो जो कि विक्टिम है। ओके सर, अगर ट्रायल का मैं प्रोसीजर बताऊं, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। आपने जैसे बताया ना, हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसने वो गलत इंसान है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो रोल बन जाता है ऐसे केसेस में, एज यू आर टॉकिंग अबाउट द रेप केस, फॉर एग्जाम्पल, रेप केस में सजा है 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट। और इन ऐसे केसेस में जो चलो जो काफ़ी वो होता है जिसमें ब्रूटल काफी केस हाँ, है। तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी है कि फांसी दी जाएगी। ऐसे केसेस में ये कैसे डिसाइड होगा कि हम उसे 10 साल दें या कैपिटल पनिशमेंट दें, अगर उसको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा? ओके, तो हमें ये भी तो डिसाइड करना है कि इसे बेयर मिनिमम मिल पाए। वो कैसे डिसाइड होगा? जब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इन रेप केस अगर वो मुझसे कहता है कि रेप हुआ, सर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ रेप ऑल्सो। अब थोड़ा चेंज हो गया, अदरवाइज 376 की ये डेफिनेशन थी दैट इफ यू हैव, अगर आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस कराया मैरिज का, उसके बाद आपने दोनों ने सहमति से अगर एक रिलेशनशिप बनाया, सेक्स किया है, तो वो भी रेप में काउंट होगा। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि रेप करा है, बट इन द रियलिटी इज दोनों की वहाँ सहमति थी। द सेकेंड वन इज दोनों एडल्ट थे। हो सकता है कि आपने ये प्रॉमिस करा हो कि मैं शादी करूंगा, बट होता क्या है, एज यू नो, कि शादी का हमने बोला हो, म्यूचुअल कंसेंट के साथ हमने बोला हो कि हम शादी करेंगे, बट हो सकता है बाद में हमारा रिलेशन इतना खराब हो गया हो जिसकी वजह से हमने सेपरेशन चाहा, बट आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो केस कर देगी आप पे रेप का, तो वो भी एक रेप केस है। अगर हमें वो बताएगा भी कि मैंने ऐसा करा है, बट मैंने उसे पहले बोला था कि मैं आपसे शादी करूंगा, बट द थिंग इज शादी के बाद भी डाइवोर्स होते हैं, उससे पहले ही मुझे पता लग गया कि शायद हमारा नहीं चल पाएगा, इसलिए हम सेपरेट हो रहे हैं इसमें, और ये दोनों की कंसेंट से था। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच नीड टू बी डिसाइड एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो उस वजह से ट्रायल में रिप्रेजेंटेशन होना एक्यूज्ड का काफ़ी ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कि उसका मैक्सिमम पनिशमेंट कितना जाएगा। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी एविडेंसेस इन्होंने दिए हैं
अदर पार्टी जो विक्टिम है, दे आर नॉट सफिशिएंट टू प्रूव हिम गिल्टी। ओके, तो क्या मैं इस तरह से इसको पोर्ट्रे करूं कि जो भी लॉयर्स होते हैं वो कमर्शियल्स के कारण उन केसेस को ले लेते हैं या फिर सच में जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं? सर ये लॉयर के हाथ में नहीं होता जस्टिस, इट्स ऑल अबाउट फुल एडमिनिस्ट्रेशन। बट रिप्रेजेंट तो लॉयर ही कर रहे हैं। तो एक तरफ से रिप्रेजेंट करता है, दे अदर पार्ट टू, आपको दूसरी तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगा, उधर से वकीलों का, इधर से रिप्रेजेंटेशन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा, पुलिस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जजिस की वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, मतलब जजिस उनको जो उनके पास एविडेंसेस आएंगे उनको देखने के बाद उसमें जो भी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला जस्टिस, तो जब भी कोई भी जजमेंट डिलीवर होता है तो हम ये नहीं बोलते कि जजमेंट गलत है, हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि जो करा है वी हैव द राइट, हम उसे आगे अपील करेंगे। तो हम तो बस रिप्रेजेंट करते हैं, जजेस होते हैं जो उसमें बताते हैं कि इसे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। सो वी आर नॉट हेयर ओनली फॉर द जस्टिस, इट्स अ टीम जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमारी जो ड्यूटी है वो हमें मिली है अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो हम अपने प्रोफेशन में चीटिंग कर रहे हैं उसके साथ। उसका हमारे पास विश्वास है और हम उसके विश्वास को खोते हुए अगर हम उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए इफेक्टिव वे में 100%, तो वो हमारे लिए गलत है। बट आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि किसी ने क्राइम किया है, या हम मूवीज़ में भी देखा है हमने और रियलिटी में भी देखा गया है कि आप किसी बड़े वकील को हायर कर लो, वो बड़ा वकील रहेगा, बड़ी टीम रहेगी, और वो जो गिल्टी है बंदा जिसने सच में क्राइम करा है उसको भी निकाल के ले जाते हैं, और जो बंदा जो विक्टिम रहता है वो बेचारा ऐसे ही रह जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल ठीक बात है, इट्स अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। फॉर एग्जांपल कोई गरीब है और किसी, आप जैसा कहना चाह रहे हो, किसी अमीर इंसान ने गरीब के साथ गलत करा और अमीर के पास तो टीम है पूरी, वो पुलिस को भी खिलाएगा, हो सकता है वो हर जगह करप्शन करे, प्लस उसके पास एक एडवोकेट की टीम भी होगी। तो हक बनता है कि जो गरीब है उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो अमीर के पास है उसका राइट है रिप्रेजेंटेशन, वो किसे रिप्रेजेंट कराना चाहता है अपना केस, वही सेम हक हम गरीब को देना चाहिए कि वो भी सेम रिप्रेजेंटेशन दे। उसके एडवोकेट्स हम दे सकते हैं, मतलब जुडिशरी, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी केसेस में गरीब को, महिलाओं को मिलता है रिप्रेजेंटेशन, वो किस क्वालिटी का है इस पे बात हो सकती है कि जो उनके एडवोकेट्स मिलते हैं फ्री में वो क्या क्वालिटी दे रहे हैं, कि वो क्या उन्हें इंसाफ दिला पा रहे हैं नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है केसेस का। तो लीगल एड जो दी जाती है फ्री में, उस पर हम बात कर सकते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव है। ओके, बोला जाता है कि आज की तारीख में इंडिया में जितने केसेस हैं, कुछ तो ये है कि जो आपने बताया कि जजेस और इन सब की टीम हमारे पास कम है, बट एट द सेम टाइम ये केसेस बहुत सारे इसलिए भी पेंडिंग है क्योंकि हमारे देश के वकील नहीं चाहते हैं कि केस खत्म हो। हाँ, कह सकते हैं, मतलब ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आई एम बीइंग वेरी क्लियर इन दिस थिंग कि अगर केस को डिले करना है, देखिए अगर वकील नहीं चाह रहा है तो आप उसके लिए कोई कानून बनाइए कि देखिए जब कानून होता है ना इसमें कि आपको 3 एग्जेम्पशन दी जाएंगी, दैट्स द मैक्स वन, जो कि है इन सिविल केसेस। इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो एडवर्स ऑर्डर हो जाएंगे, मतलब आपको नहीं सुना जाएगा। तो इस तरीके के लॉज आने चाहिए, तभी इसका मिसयूज कम होगा। और इसमें ऐसा ही नहीं है वकील ही करते हैं, इसमें सब हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी वकील डिले करता है, कभी अपोजिट काउंसिल डिले करता है, कभी जज छुट्टी पे होते हैं, कभी हड़ताल होती है। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिले होता है, जो कि काफ़ी गलत है। सो पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सच में वकील ईमानदार होते हैं? सर होते हैं, तभी आपको इतने सारे रिलीफ मिल पा रहे हैं और लोगों का सिस्टम में अभी भी विश्वास है। देखिए करप्शन सब जगह है, आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलेगा, आपको जुडिशरी में भी मिलेगा, आपको वकील के लिए भी मिलेगा। ऐसे आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे जिसमें वकील भी मिल जाते हैं दूसरे अपोजिट पार्टी से। तो करप्शन इज एवरीवेयर। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट को, या जब भी मैं लोगों को बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि आप विजिलेंट रहें, सब कुछ मत छोड़ दो वकील के ऊपर कि मेरा वकील देख लेगा। आप विजिलेंट रहेंगे, आपके केस में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट आई है नहीं आई है, क्या वकील सही से ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, तभी अच्छा हो सकता है। अदरवाइज इंसान तो देखिए फितरत है इंसान की, जहाँ मौके मिलते हैं, कुछ लोगों का ये फितरत होती है कि जहाँ उन्हें मौके मिलेंगे वो गलत करेंगे आपके साथ।
या वो वकील हो, पुलिस हो, जज हो, कोई भी हो। ओके, तो एक अच्छा वकील कैसे चूज करें? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कैनिंग करनी होगी, जो भी आपके एडवोकेट होते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका सिविल या क्रिमिनल केस है, जैसे मैं क्रिमिनल केस की बात करूंगा, तो जो आजकल इंडिया में प्रैक्टिस होती है कि आप पहले उनके वकील के बारे में जानो, किसी नॉन के थ्रू जानो कि उन्होंने पहले केसेस करे हैं, कैसे करे हैं। प्लस आप पर्सनल मीटिंग करो, किसी वकील पे ऐसे ही विश्वास मत कर लो, आप पर्सनल मीटिंग करो। आप भी काफ़ी कुछ जान सकते हो उनसे पूछ के कि सर मेरा केसेस ये है, आप कैसे हैंडल करोगे। आपको ऐसी वाइब्स आ जाती हैं कि इंसान सही है नहीं है। इसके अलावा जो इनका एक्सपीरियंस है, अगर आपको देखना है कि ये वकील अच्छा है नहीं अच्छा है, आप कोर्ट जाइयो, आप कोर्ट जाओ, उनकी दलील देखो, वहाँ पे क्या सबमिशंस दे रहे हैं, आपको पता लगेगा। इसके अलावा सोसाइटी में एक वकील के बारे में धारणा बन जाती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं तो आप पहले अपने आसपास पूछते हैं कि आपका कोई नॉन एडवोकेट है, आप उसी के पास जाओगे, तो इनडायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि वो वकील अच्छा है नहीं है उन सोर्सेज से। राइट, क्योंकि कुछ वकील ऐसे भी होते हैं, मतलब मैं उन केसेस का नाम नहीं लेना चाहता, जो मैंने कुछ पर्सनली केसेस में देखा है बिल्कुल, कि सिर्फ कुछ वकील सिर्फ इसलिए फेमस होते हैं क्योंकि वो बाय हुक और क्रुक वो केस आपके फेवर में लाके दे देंगे। और जो मैंने देखा है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन लोअर कोर्ट में होता है। उधर राइटर भी बिका हुआ है, जज भी बिका हुआ है, जितनी भी टीम है पूरी की पूरी बिका हुआ है। आपने ज़्यादा पैसा दिया, मैं मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा है अपनी लाइफ में, आपने ज़्यादा पैसा दिया, आज की तारीख में जजमेंट आपकी तरफ हुआ, और शाम को मुझे जैसे पता चला कि यार वहाँ से इतने का ऑफर आ गया है, मैंने जैसे ही अपना प्राइस बढ़ाया, जजमेंट मेरे फेवर में हो गया। और उन्होंने बोला कि ठीक है, 2 दिन बाद एसडीएम मैडम आएंगी और हमारे फेवर में जजमेंट हो गया। अब आप उसको आगे जाके प्रूव करते रहो कि एसडीएम मैडम ने सही दिया जजमेंट दिया, गलत जजमेंट दिया, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। एसडीएम मैडम ने जजमेंट दे दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है? सो आई कंप्लीटली एडमिट दिस थिंग, करप्शन इज देयर। तो फिर अगर Corruption इतना है। करप्शन रहेगा, क्योंकि जनरली बोला जाता है कि आप सबसे लोअर कोर्ट्स में जाओ, क्योंकि आप सीधे हायर कोर्ट पे नहीं आ सकते। तो अगर लोअर कोर्ट पे ही इतने ज़्यादा करप्शंस रहेंगे, लोग विश्वास नहीं कर सकते, तो डू यू रियली थिंक कि किसी को सच में इंसाफ मिल सकता है? नहीं, देखिए करप्शन है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग करप्ट हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। और मैं ये बताना चाहता हूँ इसके लिए क्या आगे प्रोसीजर हो सकता है। जैसे अगर आप दिल्ली को कंपेयर करें अदर सिटीज से, अगर आपने बाकी आसपास के जो कोर्ट देखे होंगे, दिल्ली की देखे होंगे, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस है। दिल्ली की कोर्ट में अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ गाजियाबाद, गुड़गांव इन कोर्ट में जाते हैं तो आपको तारीख के लिए भी 500 रुपये रीडर को देने होते हैं, बिल्कुल देने 200 होते रुपये 300 रुपये देने होंगे। बट आई कैन मेक श्योर कि आपको ये दिल्ली में नहीं करना होगा। वहाँ पे ये वाला नहीं होता कि आप 300 रुपये दे दो, 200 रुपये दो, आपको तारीख मिलेगी। तो ये हमने दिल्ली में चेंजेस देखा है, यही हमें अदर स्टेट में करना होगा। इसमें क्या है, जो कॉन्टैक्ट होता है, अब देखिए आप बता रहे हो ना कि वो डेट्स उन पे क्यों है। अब जैसे मुझे तारीख लेनी है तो वो रीडर क्यों बताएगा क्या तारीख दी जाएगी। अगर ये एडवोकेट बताएंगे कि मुझे ये डेट चाहिए तो रीडर वो डेट देगा फिर, और मैं कौन सी तारीख बताऊंगा जो मेरे लिए ठीक होगी और मेरे जो काउंसिल है, जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए ठीक होगी। तो ये छोटे छोटे लेवल के करप्शंस हैं जो सब जगह मिलते हैं, तो इसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेन कैपिटल है तो यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिवली हमने देखा है कि काफ़ी पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ करप्शन काफ़ी कम हुआ है। तो जो भी 5% 10% करप्शन है, हमको ये ऐसे ही कम करना पड़ेगा। पहले उसको देखना होगा कि यहाँ करप्शन है, और फर्दर मोर उसके जो स्टेप्स होते हैं वो हमने लेने होंगे उस करप्शन को कम करने के लिए। ओके, इसको क्या ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि जो दिल्ली में इसलिए भी करप्शन कम है क्योंकि दिल्ली में लोग जागरूक ज़्यादा हैं? बिल्कुल सर, ये कर सकते हैं। राइट, क्योंकि वहाँ पे मालूम है बड़े बड़े लॉयर्स हैं, और अगर हमसे कुछ गलती हुई तो इनफैक्ट किसी एसडीएम की नौकरी तक जा सकती है। बिल्कुल सर। राइट, बट अगर मैं छोटी सिटीज़ की बात करूँ, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ की, तो वहाँ उनके ऊपर कोई डंडा नहीं है। बिल्कुल, वो मनमौजी हैं, उनको जो करना है जैसे करना है, पैसे के दम पे आप उनसे कुछ भी करा सकते हो। सर जब मैं पहली बार गाजियाबाद कोर्ट गया था तो मैंने देखा जज के सामने रीडर पैसे ले रहा है। तो Right. ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे मतलब करप्शन को ये माना जाता है कि करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ जज के सामने मतलब साइड में लोग उसको पैसे दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या ये पैसे जज के पास भी जाता है? नहीं, वो एक छोटा अमाउंट होता है, काफ़ी छोटा अमाउंट, मैं ये नहीं कहूँगा।
बट वो होता जज के सामने रहा है। राइट। अगर आपके सामने देखिए करप्शन छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैंने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ क्या होता है, जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपका केस है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने होते हैं, तो आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, आपकी पिक्चर ली जाती है और आपके साइन कराए जाते हैं, तब आपका वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट होगा, फिर वो कोर्ट में फाइल होगा। तो जब मैं लास्ट ईयर वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ पे जो फीस है वो 150 रुपये है, बट वहाँ पे रूल बन चुका है कि आपको 850 रुपये देने हैं। ओके, किस बात आपको की? जो रिसीट मिलेगी वो 150 रुपये की मिलेगी। वो वेलफेयर फंड वगैरह बता के उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको 850 रुपये देने हैं। तो लास्ट ईयर इसमें ही फिर एक रिट लगती है कोर्ट में, क्योंकि अब एक वकील ही लगाते हैं कि ये करप्शन है, मतलब, और ये कोर्ट के अंदर हो रहा है। देखिए आप वहां पे जा रहे हो अपनी लड़ाई लड़ने, जब आप अपने सामने ही देखते हो कि आपको 850 रुपये लिए जा रहे हैं, सभी से लिए जा रहे हैं, और आपको रिसीट दी जा रही है 150 रुपये की, तो आपका तो वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि जो 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 न्याय का मंदिर है वहीं पर करप्शन हो रहा है। तो फिर Right. इसको लिया गया, इसका कॉग्निजेंस लिया गया कि ये क्यों लिया जा रहा है। फिर उसमें फिर अब आ गया है, उसमें भी जजमेंट आया था कि यू हैव टू पे ओनली 150 रुपीज फॉर इट। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट वो किस लेवल का करप्शन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, करप्शन छोटा हो बड़ा हो, इंसान की नीयत उस तरीके से पता लगती है। जहां आपको पता लगेगा कि आप रीडर को 150 रुपये दे सकते हो, तो कल आप लोग वहां अप्रोच करेंगे कि अगर रीडर यहाँ पे ले रहा है तो शायद मैं जज को भी दे पाऊँ। राइट। तो इस तरीके से करप्शन होता है, तो उसको कम करा गया। अब जैसे हाई कोर्ट में कम किया गया, तो वहां पे अगर ऐसे रिट लगाई जाएंगी, ऐसे ही कभी ना कभी ये उम्मीद है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कम होगा। ओके, सो जस्ट इन केस अगर आप वकील नहीं होते तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको वकीलों के बारे में अच्छी नहीं लगती? सर अगर मैं बताऊं थोड़ा बहुत अगर इसमें, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी। कि जैसा आपने देखा होगा कि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, इन जनरल ऑफेंस में भी केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वो अपने इनपुट्स दे देते हैं, बता देते हैं कि आप इसमें ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, तो एक इस ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाएगी और ये हीनियस क्राइम हो जाएगा। ओके। सो इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस जो नहीं करनी चाहिए। वो काफ़ी कम लोग इसको करते हैं, बट ये होता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये होनी चाहिए। ओके, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे केसेस में पुलिस और लॉयर्स दोनों मिले हुए होते हैं और केस को खराब करते हैं। हाँ सर, देखिए अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट्स योर मोरली, एथिकली, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर आप ये नहीं कि आपको पुलिस इन्फ्लुएंस कर रही है, अदर पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने जो क्लाइंट है उसका केस खराब करें। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप किसी क्लाइंट को जब रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास क्या हाईएस्ट पावर होती है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? सो समथिंग लाइक हम ट्रायल कोर्ट में पूरा ट्रायल को प्रोसीड कराएंगे, उसके बाद अगर फर्दर अपील होगी इन हाई कोर्ट के बाद अगर वहाँ भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट, उसके डिसीजन के बाद वो एक फाइनल डिसीजन होता है डेट ही हैज़ बीन कन्विक्टेड और अब कोई अपील पेंडिंग नहीं है, ही हैज़ डन दिस थिंग। तो हमारी मतलब रिप्रेजेंट करने की ये पावर होती है कि अगर हमें एक केस में यहाँ पे हार मिलती है, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता, तो हम सुपीरियर कोर्ट जा सकते हैं, फिर फर्दर हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक इंसान हमारे ऊपर सब कुछ छोड़ देता है कि सर यू आर द वन, आपको रिप्रेजेंट करना है और आप जैसा करना चाहो जो केसेस में आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो हम Okay. जो भी हमारे पास एविडेंसेस होते हैं जो हमें हमारे फेवर में हो सकते हैं, हम उनको सबको लेकर आते हैं कोर्ट में और उसको ट्रायल का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक जना आ गया और आप उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। जी, ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको एक रेड फ्लैग मिल जाता है और आपको तुरंत अपना वकील चेंज कर देना चाहिए? ओके। देखिए जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ कि हमें अपने केस में काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए। ओके। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं, मल्टीपल ओपिनियंस लें, और आजकल तो काफ़ी बुक्स और यूट्यूब भी है जहाँ से आप Right. सीख सकते हैं कि आपके केसेस में क्या, ऐसे में आपको क्या रिलीफ होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस वाला ये गेम होता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से खेलना होगा। अगर आपको लगेगा कि ठीक है ये आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपके फेवर में क्या है एविडेंसेस, आपको उन पे ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका वकील वो नहीं कर रहा तो आप कंसल्ट करें किसी दूसरे एडवोकेट से। फिर फर्दरमोर जाने कि मेरे पास क्या रिलीफ हो सकता है, तो मेरे एडवोकेट ने क्या नहीं दिलाया मुझे, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि आपने ये रिलीफ मुझे क्यों नहीं दिलाया। आपको पता लग जाएगा कि ठीक है शायद अब ये काम करना नहीं चाहते या जो भी रीज़न है, तो वो एक अच्छा, एक आपके लिए रेड फ्लैग है जानने के लिए कि अब मुझे अपना वकील चेंज कर देना चाहिए।
ओके और मैं तो लोगों को वैसे भी एडवाइस देता हूँ कि आप कभी भी देखिए, ये एक ना ह्यूमन नेचर है, आप कभी भी फुल पेमेंट ना करें। अगर आप Right. हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70% केसेस आप कभी भी अपने एडवोकेट को फुल पेमेंट ना करें, क्योंकि कल को आपको ऐसा होता है, चांस होते हैं कि आपको अपना एडवोकेट चेंज करना है, तो फिर आपको उसके रिफंड के लिए जाना होगा, सब सारा प्रोसीजर करना होगा, क्योंकि ऐसा चांसेस हो सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप कभी फुल पेमेंट ना करें, उसको भी पार्ट पेमेंट में रखें। और एडवोकेट्स हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, जो काम करना चाहते हैं कि आप पार्ट पेमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके जब आप पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि किसी भी क्लाइंट को ये समझ में ही नहीं आता कि हमको किसी लॉयर को कितना पैसा देना चाहिए। जैसे कि कोई लॉयर हर पेशी पे पैसे मांगते हैं और और उनके अमाउंट वेरिएबल होते रहते हैं, कभी 2000 मांगे, कभी 4000 मांगे। छोटे केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े केसेस की बात नहीं कर रहा। और इस चक्कर में क्या होता है, जितने का जैसे चेक बाउंस की मैं बात करूं, तो जितने का वो चेक नहीं बाउंस हुआ था उससे ज्यादा तो हम यूडीसी सिस्टम को दे चुके होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? हमको पैसा फिक्स करना चाहिए पहले, मोल भाव करना चाहिए किसी वकील के साथ, या फिर हमको गो विद द फ्लो ही करना चाहिए? इट्स ऑल अबाउट द मतलब इट्स इन ऑल प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर का भी बताता हूँ, अगर आपको छोटी सी चोट आई है और आप उसके लिए एक 5 स्टार मतलब एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी एक अच्छा नामी डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं और वहाँ आप एक 20-25 हज़ार रुपये उसके लिए खर्च कर देते हैं। आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ये भी था कि आप किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा लें। सेम गोज इन दिस केसेस। अगर आपके पास चेक बाउंस का केस है जिसकी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, तो फिर आप चाहोगे कि आप अपने वकील से फिर या तो डिसाइड कराएं कि आई कैन गो लाइक 25% ओनली, 30% ओनली, और मैं इतना ही मैक्सिमम पे कर पाऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं इट्स योर विश, अदरवाइज मेरी से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है एंड मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स अप टू यू ओनली। अब कोई इसमें फीस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज़ अ बेयर मिनिमम ओनली कि इतना कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने उस वकालत को उतना टाइम दिया है, उतनी मेहनत की है कि आज वो उस लेवल के हो चुके हैं कि अगर उनकी पर हियरिंग की फीस भी अगर 50,000 रुपीज़ है तो लोग उसको आसानी से दे रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में भी एक 500 रुपये पर हियरिंग वाला भी इंसान मिल जाएगा, वकील मिल जाएगा, वो 50 लाख पर हियरिंग वाला भी मिल जाएगा। ओके यस। तो एक लॉयर की अर्निंग कितनी होती है? सो इट्स वेरी मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक वकील ऐसा भी है जो दिन के 500 रुपये लेकर जाएगा, एक वकील ऐसा भी है जो दिन के 50 लाख लेकर भी जा सकता है। ओके तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता No, कि लॉयर्स no जितना ही fixed कमाएंगे इतना ही criteria. इनको पैसा मिलेगा? नहीं सर, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ओके इट्स लाइक अदर प्रोफेशन ऑल्सो कि अगर आप लाइक इफ़ यू आर अ CA और अगर आप डॉक्टर हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास कैसे केसेस हैं, कैसे क्लाइंट्स हैं और आप कितने केसेस पर डे कर रहे हैं, तो इससे आपकी इनकम पता चलती है। ओके जैसे हमने कई बार मूवीज में भी देखा है और जनरली बातें भी हमने सुनी है ऐसी कि जो लॉयर होता है उनकी कहीं ना कहीं सेटिंग होती है एक जज के साथ और ब्राइब करके वो केस का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हाँ, इसमें देखिए जब तक वकील नहीं चाहेंगे तब तो कोई किसी को ब्राइब करेगा ही नहीं। अगर दोनों वकील ये चाहते हैं कि मेरिट पे काम हो तो फिर कोई आपसे पैसे मांगने आएगा नहीं। तो ये कोई लालची होता है कि ठीक है ब्राइब करते हैं इसमें, वो ऐसे काफ़ी कम केसेस होते हैं बट होते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। अब कहा जाता है ना, कुमार विश्वास ने भी एक बात बोली थी कि जो कानून को जानता है वो अच्छे वकील है, और जो जज को जानते हैं वो सबसे अच्छे वकील, वो टॉप मोस्ट वकील है। तो यही हल्की फुल्की रियलिटी हो सकती है कि अगर आप जजेस को जान रहे हैं तो मतलब उनका ये कहना है कि अगर आप करप्शन होगा उसमें तो अच्छा खासा। ओके जज कितने करप्ट होते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली केस आया था जिसमें जज के घर से अच्छा खासा कैश मिला था। बिल्कुल सर, इट्स इन मीडिया ओनली जी कि जो भी कैश आई थिंक 13 करोड़ 50 करोड़ जो भी था वो जल के राख हो गया था। आई कैन टेल यू स्पेसिफिकली कितने % जजेस करप्ट होते हैं, बट एज आई हैव सेड और ऐसा हमने सुना भी है, देखा भी है कि करप्शन इज एवरीवेयर। जुडिशरी में काफ़ी कम है बट इट इज़ देयर। सब जगह करप्शन है, छोटे लेवल पे भी करप्शन है, बड़े लेवल पे भी करप्शन है। और आपने काफ़ी सारे जजेस देखे भी होंगे टर्मिनेट भी होते हैं।
करप्शन की वजह से, तो वो टर्मिनेट इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है। ओके, अगर जज की बात करूं तो सच में जज के पास कितनी पावर होती है एक ऑनेस्ट जजमेंट देने की? दे हैव द फुल पावर टू गिव द ऑनेस्ट जजमेंट। अगर करप्ट बट बाय द बुक्स अगर जाएं तो सच में उनके पास पावर होती है, बट क्या रियलिटी में सच में उनके पास पावर होती है ऑनेस्ट जजमेंट देने के टू लिए? बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितने देखिए, मेरे काफ़ी छोटा एक्सपीरियंस है, बट जो मैंने देखा है आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि अगर आप मेरिट पे भी केस लड़ते हैं तो जजेस, ऐसा हो सकता है लोगों के बीच में ये धारणा बन गई हो कि बहुत ज़्यादा जजेस करप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अगर इन रियलिटी अगर आप कोर्ट आओगे तो आप ये इमेज सेट करोगे वकीलों से ज़्यादा जजेस काम कर रहे हैं, 5-5 बजे तक जजेस काम करते हैं, ऐसे भी जजेस हैं। ओके, हाँ, तो ये शायद हो सकता है। देखिए, हमें क्या है कि करप्शन बस वो डायरेक्ट जज वाला करप्शन नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे करप्शन है, और मैं कहूँगा जो डिले होता है केस में, ये उतना ही बराबर जिम्मेदार है जितना करप्शन है। आपका केस जो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, अगर उसे आप 8 साल दे रहे हैं, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा टू द एडवोकेट, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा टू द जो आने के लिए आपका खर्चा होगा, फिर आप अपने जो जॉब करते हो आप वहाँ से भी छुट्टी ले रहे हैं, तो आपका पैसा तो इसमें भी खराब हो रहा है। तो ये एक आज के टाइम में मैंने देखा है कि हमें इसको काफ़ी इम्प्रूव करना है, जो डिलेइंग इन द प्रोसेस है। एज यू टॉक अबाउट द करप्शन इज एवरीवेयर, इट इज़ वेरी लेस इन द जुडिशरी आई वुड से, बट इट इज़ देयर। ओके, सो शुड आई पोर्ट्रे दिस स्टेटमेंट लाइक दिस कि ये दिल्ली में कम है और बाकी के शहरों में ज़्यादा है? सर, ये कहना भी थोड़ा गलत होगा। मैंने जो आपको करप्शन बाकी के स्टेट्स का बताया है, वहाँ पे मैंने जो छोटे लेवल पे करप्शन होता है वो आपको बताया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच्चाई हमें पता नहीं है कि कितना करप्शन है, ओके, बट करप्शन है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे जजेस हैं जो टर्मिनेट हुए हैं अपनी सर्विस से करप्शन की वजह से। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि करप्शन तो है, तभी वो टर्मिनेट हुए हैं सर्विस से, सस्पेंड हुए हैं सर्विस से। बट एज यू नो, करप्शन इज एवरीवेयर, और धीरे धीरे शायद ये कम हो रहा है। दिल्ली में तो काफ़ी कम हुआ है, अगर मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में बताऊं तो दिल्ली में तो करप्शन काफ़ी कम होता है, क्योंकि स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जजेस के डिसीजन की स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, प्लस किस बेसिस पे एप्रिसिएशन मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, जहाँ पर वो अच्छे से इफेक्टिवली आ जाएगा, वहाँ पे ये करप्शन काफ़ी कम हो जाएगा। राइट। अभी आपने जैसे कुमार विश्वास की बात करी थी, आप किसको जानते हैं? जज को जानते हैं या अपने लॉ को जानते हैं, कानून को जानते हैं? आई एम हेयर, और इस पॉडकास्ट के लिए तो मैं तो कानून को जानता हूँ, अच्छे से कानून को जानता हूँ, इसलिए कानून की बात करता हूँ, इसलिए पॉडकास्ट पे आता हूँ, इसलिए वीडियोस बनाता हूँ। ओके, जो हमको मूवीज में कोर्ट दिखाई जाती हैं, क्या कोर्ट वैसी ही होती हैं सच में? सर, मूवीज़ का देखा जाए तो मूवीज़ में तो ये दिखाया जाता है कि एक केस चल रहा है और सभी को उस पर ध्यान है, बट कोर्ट्स का थोड़ा सा अलग होता है, वो इतना स्पेस नहीं होता एक तो जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी लोग और बैठे हुए सभी का हैं। ध्यान है उसी केस पे है। हाँ, तो राइट। ऐसा काफ़ी कम होता है, कोर्ट्स में काफ़ी भीड़ होती है, सबके अपने केसेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे विटनेस का चल रहा है, मतलब एग्जामिनेशन चल रहा है, और वहाँ पे दूसरा केस भी जज साहब सुन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 50% सिमिलर होता है वो कोर्ट्स का जो पिक्चर दिखाई जाती है, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लस आपके केसेस पे ऐसा नहीं है कि इतनी देर देर आप काम होता है। इन जनरल आप ये लगाइए कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक जज के पास दिन के 50 से 60 केसेस होते हैं, तो आपके केसेस को हार्डली 5 to 10-20 मिनट्स मिल पाते हैं। उस बीच में ही आपके अपने सबमिशन होते हैं और उसी बीच में आपको तारीख मिल जाती है फिर। ओके, तो जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं कि कोर्ट रूम में आपने बोला 5 से 10 मिनट मिलते हैं एक केस को सुनने के लिए, तो डू यू रियली थिंक कि ये 5 से 10 मिनट का टाइम एक सही टाइम है एक केस को मिलने के लिए? सर, स्टेजेस होती हैं इसमें कि Okay. किस स्टेज पे आपको ये मिला है। इन जनरल हम देखते हैं, जो मूवी से कंपेयर कर रहा था उसमें उसी फोकस्ड केस को दिखाया जाता है कि उसको ही पूरे दिन सुना जा रहा है या उसी पे काम हो रहा है। अगर आपकी स्टेज ये है कि आपको 5 to 10 मिनट्स के सबमिशन देने आज, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो जहाँ पे ऐसा होता है किसी विटनेस का एग्जामिनेशन होना है, तो कोर्ट में क्या दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे विटनेस आ रहे हैं, एक का लिया फिर उसके बाद दूसरे का। यहाँ ऐसा नहीं होता। आपने आज एक विटनेस को करा, उसके बाद दूसरे विटनेस को बुलाया जाएगा, उसकी भी तारीख 2 महीने बाद की लगेगी। ओके, तो हो सकता है कि आप जो मूवीज में देखते हो ना, सेम डे काफ़ी सारे विटनेस आ जाते हैं, उनका क्रॉस भी हो जाता है,
और फिर नेक्स्ट डे या 10 दिन 5 दिन के बाद की तारीख लगा दी जाती है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी दिनों बाद फिर दूसरी तारीख लगती है, तो विटनेस को इतने टाइम के बाद बुलाया जाता है। ओके, तो इतने सालों से जो आपने प्रैक्टिस करी है, जी। इतने 10-20 सालों में जो आपने देखा है कि आज कोर्ट में क्या इम्प्रूवमेंट और क्या चेंजेस हो चुके हैं? अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना के बाद जो एक पेंडेमिक था, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। ओके, और सबसे अच्छा चेंज जो उसके बाद आया वर्चुअल कोर्ट का, और वीसी के थ्रू आप अपीयरेंस अपनी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर इन बेंगलोर और आपकी यहाँ पे प्रोसीडिंग है, बीइंग अ विक्टिम और अ कंप्लेनेंट। आप खुद तो आ नहीं सकते ट्रैवल करके, आप आ भी सकते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव होगा नहीं आपके लिए। फिर अगर आप आ गए, आपको पता लगता है कि जैसा आप छुट्टी पे हैं, तो फिर वो आपका आना भी खराब हो जाता है। तो दिल्ली में ये हो चुका है कि आप वो प्रोसीडिंग वीसी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वहाँ से अच्छा। अपने केस का देख सकते हो, आपके केस में क्या चल रहा है, आपके एडवोकेट क्या सबमिशन दे रहे हैं, आप कोई सबमिशन देना चाहते हो, आप वहाँ से दे सकते हो, आपकी प्रेजेंस भी मार्क हो जाएगी। तो अच्छा, ये तो मैं अगर बैंगलोर में हूँ और अगर उस समय हियरिंग चल रही है, तो मैं लाइव उस हियरिंग को देख और सुन सकता हूँ? सुन सकते हो, और आपकी अगर वहाँ पे अटेंडेंस मार्क भी ज़रूरी हो है, जाएगी? तो आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज आया है, ये काफ़ी बड़ा चेंज आया है कि अरे वाह! आप वीसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इन 10 से 15 साल के बीच में पहले जो एविडेंसेस रिकॉर्ड होते थे, वो पेन से लिखे जाते थे, ये टाइपराइटर होता था। अब कंप्यूटर आ चुके हैं, तो टाइपिंग काफ़ी ईज़ी हो चुकी है, इफ़ेक्टिव हो चुकी है। क्योंकि पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो कोर्ट स्टाफ होता था, अपनी राइटिंग में लिखता था जो आप बयान दे रहे हो। तो हो सकता है वो आपको पढ़ने में दिक्कत आए उसमें, उनकी राइटिंग से, बट अब बिल्कुल। कंप्यूटर आ चुके हैं, तो वो भी काफ़ी ईज़ी हो गया है। प्लस कोर्ट का स्टाफ, अगर दिल्ली की बात करें, काफ़ी ज़्यादा उनके जो कोर्ट का स्टाफ है, उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव बना दिया गया है। तो ये भी एक हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि पहले को प्लेज दिलवाते हैं कोर्ट में बिल्कुल, कि मैं जो भी बोलूँगा सच सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं जी। बोलूँगा। और एक वो बुक, होली बुक होती है, उसके ऊपर हाथ रखना है आपको, जी, वो जी, सब जी। चीज़ें। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, आपको कोर्ट में भी दिया जाता है कि आपको प्लेज लेनी होती है। वो बुक गीता के ऊपर या उसके ऊपर नहीं रखवाते, बट आपसे प्लेज पहले दिलवाई जाती है, जो भी आप डिपोज़ करते हो कोर्ट के अंदर एविडेंस में, तो पहले आपको शपथ लेनी होती है। और लोग सच में उस प्लेज को मानते हैं? सो इट्स अप टू द पीपल ओनली। आई कांट से कि कुछ लोग भगवान को भी मानते हैं, फिर भगवान को मानने के बाद भी झूठ बोलते हैं। राइट, ओके। एक कोर्ट रूम में बहुत बार जज चेंज होते जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस कारण से भी केस बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, क्योंकि जज के पास टाइम ही नहीं होता उस फाइल को पढ़ने के लिए? सर, ये अगर हम दोनों तरफ से देखें, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक जो नुकसान आपने बताया, डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो भी नया जज आएगा, उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा फ़ाइल को पढ़ने के लिए। बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, किस लिए? करप्शन को कम करने के लिए। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि ये जजमेंट देगा या नहीं देगा। अगर आप कोशिश करोगे इसको करप्ट करने की, पता चलता है कि वो तो जज ही चेंज हो गए, तो कोई भी परमानेंट नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक करप्शन को कम करता है, इसलिए ये इफ़ेक्टिव है और इसलिए ये ज़रूरी है। ओके। जब ये ट्रायल चलते हैं, तो जब पुलिस कस्टडी में अक्यूज को रखा जाता है, तो उसको क्या जेल में रखा जाता है या अलग कोई जगह होती है वहाँ रखा जाता है? सर, पुलिस कस्टडी एक अलग है, जुडिशियल कस्टडी अलग है, ऑन बेल। अगर ओके, ट्रायल के दौरान आप होगा, तो पुलिस कस्टडी तब तक रखती है उसकी जब तक उसकी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल, उसे कोई वेपन रिकवर करना है, तो उसको 3 से 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिल जाएगी कि पुलिस की कस्टडी में है। तो वो पुलिस स्टेशन की जो जेल होती है उसके अंदर, उसके वहाँ रहता है। ओके, उसके बाद जब उस पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है, तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, जो है जेल, जिसको लोग जेल बोलते हैं। तो ट्रायल के दौरान अगर आपको बेल मिल जाती है, तो आप बाहर आ जाते हो, तो आप अपनी तारीखों पे खुद जाओगे, जब भी ओके। आपकी तारीख होगी। जी, अदरवाइज़ अगर आप जेल में हो, तो जेल अथॉरिटी की वो ड्यूटी बनती है, वो आपको हमेशा आपकी तारीख पर लेकर आएगी। तो इस ओके, तरीके से आप जुडिशियल कस्टडी में होते हुए भी आप ट्रायल प्रोसीड कर सकते हो, और उसके बाद बेल पर आने के बाद आपको खुद जाना होगा अपने ट्रायल में। ओके। क्या जेल सच में सेफ है? क्योंकि बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा अपराधी आया है जिसने रेप केस या इस तरह के कुछ ब्रूटल केसेस करे हुए हैं, तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा मेंटल हैरासमेंट किया जाता है। उसको अच्छे से रहने नहीं दिया जाता। बहुत गंदी-गंदी जगहों पे रहने के लिए बोला जाता है उसको। टाइम से उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता है। मारते-पीटते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं? सर, अगर मैं जेल के लिए बात करूँ, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो चेंज होना चाहिए, जो वहाँ की कैपेसिटी है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर एक इन जनरल केस तक देखें हम, जहाँ कैपेसिटी 50 इनमेट्स की है, वहाँ पे 200 से 250 इनमेट्स रहेंगे, तो आप उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, वो ठीक से नहीं रह पाएंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई 3 BHK एक फ्लैट है और उसमें आराम से 6 से 7 लोग रह सकते हैं, और मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ पे 60 लोग रखने हैं, तो आप कैसे भी मैनेज करें उनका, कैसे भी ना आप उनका अच्छे से खाना बना पाएंगे, ना वहाँ साफ सफाई अच्छे से हो पाएगी, ना वो अच्छे से सो पाएंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम जेल की है वो यही है कि ना वहाँ अच्छे से सोने के लिए जगह है, ना रहने के लिए जगह है, ना अच्छा पानी पीने के लिए, ना अच्छा खाना है। और इसके बाद आ जाता है करप्शन। इससे तो इंसान जूझता ही है, उसके बाद करप्शन। अगर आप जेल में जा रहे हैं तो सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूँ जेल का क्या होता है कि जैसे कोई इंसान अंदर जाता है, जेल को जो मेनली चलाते हैं वो इनमेट्स होते हैं, ओके, ये कौन होते हैं? जो कैदी होते हैं, ओके, जो क्या वही जेल को चलाते हैं। पुलिस का स्टाफ काफ़ी कम होता है, तो जो वहाँ पे जब पुलिस को ये होता है कि इसे सज़ा हो चुकी है 10 साल की, तो अलग-अलग टर्म से कोई नंबरदार बुलाता है या अलग-अलग एरियाज़ के अलग-अलग टर्म होती हैं, वो ही जेल को वहाँ चलाते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। उनका सब काम वही करते हैं, जेल में कोई दिक्कत होगी तो वही देखते हैं, थोड़ा बहुत उसको सुपरवाइज़ करने के जो जेल स्टाफ होता है वो होता है। तो जैसे ही कोई अंदर जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि ये इंसान है कौन? क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है? क्या इसका प्रोफ़ेशन है? तो उसके बाद उसको बुलाया जाता है। तो नया इंसान काफ़ी घबराया होता है कि जेल में कैसा होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। फिर उससे डिमांड की जाती है पैसे की, कि वरना यहाँ तो पिटाई होगी, ये सब होगा, ये जगह रहना होगा, ये काम करना होगा। तो आप ऐसा करो, अगर आपका जैसे पता करेंगे क्या काम है, आप कैसा, तो ये इनमें कैदी होते हैं। इसमें जेल पुलिस वो इन्वॉल्व नहीं होगी। वो कैदी होंगे, वो उससे बोलेंगे कि ठीक है 20,000 रुपये मंगवाओ। तो वो कैश नहीं मंगवाएँगे। ओके, उसको कॉल करवाएँगे और वो उससे बोलेंगे कि एक नंबर दे देंगे स्पेसिफिक कि इस पे 20,000 रुपये डलवा दो। वो बाहर किसी इंसान का होगा। तो इस तरीके से करप्शन किया जाता है। फिर वो पैसा सब जगह बँटता है। प्लस इसके बाद अगर आपको अच्छा खाना चाहिए, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होते हैं। प्लस अगर आपको नशे करने हैं, आपको सिगरेट चाहिए, तो जो बाहर 10 रुपए की है वो जेल में 100 रुपए की, 150 रुपए की हो जाएगी। आपको वो भी मिल जाएगा। आपको जेल में सब कुछ मिल सकता है। ऐसा होना चाहिए। आप उसकी कीमत अलग होती है। अगर आपके पास वो पैसा है तो आपको जेल में सब कुछ मिल जाएगा। अब ऐसा आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे कि जेल में फ़ोन मिलते हैं, घर वालों से वो बात करते हैं, बाहर बात करते हैं, वीसी के थ्रू। आपने तो काफ़ी अच्छा केस देखा होगा कि जिसमें शायद वो एबीपी चैनल था, जहाँ पे वीसी के थ्रू कनेक्ट करके उनने जेल इनमेट्स कैदी से, लॉरेन बिश्नोई से बात कर ली थी, जिसमें बिल्कुल। फिलहाल ही जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सस्पेंड हुए थे उसमें। तो इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है, या कनेक्ट कर लेते हैं वो, तो उन्हें इस लेवल तक की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। एग्जैक्टली, जैसे लॉरेंस बिश्नोई की आपने बात करी, तो उसके पास तो भी इस लेवल तक की फैसिलिटी कि अंदर से बैठ के वो क्राइम परफॉर्म कर रहा है। देखिए, जेल का आपको जेल क्यों भेजा गया है, उसके पीछे रीज़न है कि आपको जो समाज है उससे कनेक्ट ना कर पाएँ अभी फ़िलहाल के लिए, जिससे आपका जो ट्रायल चल रहा है, आप उसमें किसी को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, किसी को डराएँ ना, किसी को धमकाएँ ना, फेयर ट्रायल हो पाए। बट अगर आप जेल में आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप तो कनेक्टेड हो गए फिर राइट, उसका पर्पस डिफीट हो जाता है जेल का। एग्जैक्टली। ओके, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ करप्शन, कि करप्शन है तभी आपके पास सभी फैसिलिटीज़ पहुँच पा रही हैं। तो जेल में किस तरह का माहौल होता है जनरली? तो जेल में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा ओवर पॉपुलेटेड होती है, जहाँ पे 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे 200 लोग रहते हैं। प्लस जेल में आपको काम करने पड़ते हैं इन जनरल। जैसे अगर आप कोई काम कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप माली हो, मतलब मैं ऐसा बताना चाहूँगा, अगर आपको माली का काम आता है, आपको गार्डनिंग आती है, आपको किचन का काम आता है, तो आपको वो काम कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। जेल का एक रूल ये होता है कि वो टाइम से नहीं चलती, वो सूरज से चलती है। अगर सुबह सूरज निकलेगा, उस हिसाब से वो आपको खोलेंगे बाहर आपके रूम से। जैसे 5 साढ़े 5 बजे वो सूरज ढल जाएगा, वही आपका अंदर जाने का टाइम होता है। काउंटिंग होती है वहाँ पे, स्पेसिफिक कि आपकी काउंटिंग की जाएगी, वो होगा। इसके अलावा आपने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जेल में, जिसमें मार-पिटाई का काफ़ी कुछ होता है। एक तिहाड़ जेल का आपको इंसिडेंट पता होगा, जिसमें इनमेट्स ने एक-दूसरे को उसमें मार- ऑफेंस बना लिया था। मतलब उसमें वेपन कैसे बना लेते हैं, अगर आपने स्टील की जो स्पून होती है, उसको घिस-घिस के भी वो वेपन बना लेते हैं, चाकू बना लेते हैं। तो उससे एक इंसान को मारा था, लास्ट ईयर एक गैंगस्टर था, उसको मारा था। उस सीसीटीवी में वो विज़िबल था कि आस-पास पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। क्यों?
क्योंकि एक डर होता है, क्योंकि देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इतनी आप इमरजेंसी के केस में, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता है इमरजेंसी में, तो आपके पास वो स्टाफ होना चाहिए जो उसको रोक पाए। उनको खुद ये डर था कि ये इसको मारे, ये हमें ना मार दें, क्योंकि दे आर क्रिमिनल्स। तो ये डर था। आप देख पाओगे, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, वो खड़े रहते हैं उसके सामने, उसे 100 से ज्यादा बार चाकू मारते हैं। राइट। तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं जेल में। ओके। तो इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है ये रिहैब सेंटर है, बट हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो इंसान वहां जाके और खराब हो जाते हैं। राइट। गलत संगतों के में लोग आ जाते हैं, उनको ऐसी बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर मिल जाता है जो उनको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमारे केस भी था, वो हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, जिसमें एक आम इंसान किसी एक लड़ाई की वजह से, पार्किंग इशू की वजह से वो जेल चले जाता है, और वहाँ उसे ऐसे इंसान मिल जाते हैं, मतलब वो जेल इसलिए चले जाता है कि उसके पार्किंग इशू होता है, उसके फादर से उनकी लड़ाई हो जाती है, तो वो सह नहीं पाता, तो उस इंसान को वो डंडा मारता है, वो सर में इतनी तेज मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो वो काफ़ी अच्छी फैमिली से आता है, जिसकी डेथ हो जाती है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से आता है, काफ़ी पावरफुल फैमिली होती है। तो उसे यही सही लगता है कि अगर मैं जेल में रहूँगा तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगा मुझे फिर से मार देंगे। तो वो जेल में ऐसे इंसानों से मिलता है, ऐसे गैंगस्टर से मिलता है, कि वो उसे बोलते हैं कि अगर तू कल को बाहर भी जाएगा तो तू प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ऐसी संगत उसे मिली अंदर जाके। तो फिर वो जहाँ एक एक्सीडेंटल, हम कह सकते हैं कि वो एक इंसिडेंट कर देता है, उसके बाद वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है, और फिर ऐसे काफ़ी सारे केसेस में उसके नाम आते हैं। तो संगत का काफ़ी असर पड़ता है, और हम इसलिए काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि जेल ना बोल के हम उसको रिहैब सेंटर बोलें, और वहाँ रिहैब होना चाहिए इनमेट्स का। ओके। तो क्या जेल में भी जो जितने भी कैदी लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर कुछ काम किया जाता है? हाँ, काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर काम किया जाए। मेडिटेशन हो गई, प्लस काफ़ी सारे लोग उनसे जाके मिलते हैं कि आपका क्या ऑफेंस था, फिर कैसे आप इसमें ठीक हो सकते हैं। बट किस लेवल का हो रहा है वो काफ़ी कम है, जिस पे काम करा जाना चाहिए। ओके। ऐसा कोई खतरनाक क्रिमिनल आज तक आप उससे जेल में मिले हो? काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हैं, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम मिलने जाते हैं जेल में। ओके। तो कुछ क्रिमिनल्स तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो अच्छे खासे क्रिमिनल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जेल में रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। और देखो जेल का क्या है कि जो आम इंसान जेल में जाता है ना, वो इतना परेशान होता है, ना तो वो वहाँ पे नहाता, क्योंकि उसको वो भी जगह पसंद नहीं आती है, और वहाँ पे भी लड़ाई होती है, नहाने के लिए लड़ाई है, कौन लड़ेगा। तो इससे अच्छा वो ये रहता है कि मैं ऐसे ही रह लूँ। तो जो अच्छे खासे क्रिमिनल्स होते हैं वो डेली आराम से नहाते हैं, उनके लिए शैम्पू भी अवेलेबल होगा, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल होगा, और वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको ये जेल में है नहीं। तो ओके। इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती है। प्लस जेल में ग्रुप का भी होता है कि आपका ग्रुप होगा, अगर आपको कोई गरीब इंसान है, आम इंसान है, वो सोचेगा कि मैं किसी ग्रुप में कनेक्ट हो जाता हूँ, तो पावरफुल हो, तो मुझे क्या होगा कि कोई मुझे और बाकी के लोग परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे ग्रुप भी बन जाते हैं, फिर वो उनकी सेवा करते हैं। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे भी पूरा ग्रुपिज्म होता है कि एक हमारा लीडर होगा और बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। जेल में काफ़ी ग्रुप्स बने होते हैं, और पुलिस का यही काम होता है कि किसी ग्रुप में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो उनको अलग रखना, सेपरेटेड रखना। और आप ये भी जानोगे, ग्रुप में कोई रहेगा तो चांसेस कम होंगे कि कोई भी कैजुअलिटी हो पाए। अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं कि आप ग्रुप में रहो अगर आपको डर है, क्योंकि देखिए जेल में क्या होता है, अगर जो रेगुलर इनमेट्स होते हैं उनके आपस में भी झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बाहर जो क्राइम करके आए हैं, हो सकता है अंदर उनसे बदला लिया जाए, तो पैसे वगैरह दे के किसी को ये सब कराया जा सकता है। ऐसा सच में होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जेल में इतनी सारी डेथ होती है, मर्डर भी होते हैं, लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड भी होते हैं। लोग अपने कपड़े से, जो पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, उनसे लटक के सुसाइड कर लेते हैं। अरे बाप रे। तो ऐसे भी Okay. इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसलिए ग्रुप एक अच्छे से काम करता है इसमें। अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, दूसरा इंसान आप पे हमला भी नहीं करेगा, और आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे। प्लस साइकोलॉजी ये भी ठीक रहेगा कि आप अगर काफ़ी लोगों के साथ हो तो आपके विचार मिलेंगे, आप उनसे बातें करोगे। तो इसलिए जेल्स में काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। कि जेल में आप कभी किसी टेररिस्ट से भी मिले हो? नहीं, टेररिस्ट से नहीं मिले, क्रिमिनल से काफ़ी से मिले हैं, बट Okay. टेररिस्ट से हमारा कोई केस नहीं है, तो टेररिस्ट से नहीं मिलना होगा। ओके। आज तक का सबसे खतरनाक क्रिमिनल केस आपने कौन सा लिया अपने साथ में? सर क्रिमिनल केस का एक मर्डर का केस था, जिसमें मतलब वो डकॉइटी का केस था, बट अनफॉर्चुनेटली डकॉइटी करते हुए
उनसे 2 मर्डर हो जाते हैं वो। तो वो डबल मर्डर केस था, दिल्ली का काफ़ी फेमस केस था। वो हमारे पास था, तो उनके इनमेट से मिलने, क्योंकि ये वो बच्चे थे और वो इन्फ्लुएंस किससे हो गए, ये आजकल जो आपने वेब सीरीज़ देखी होती हैं कि उन्होंने काफ़ी प्लानिंग के साथ वो डकैती की थी। वो सारे क्या हुआ था उस केस में, आप बता सकते हैं? उसमें उन्होंने एक एक प्रॉपर्टी थी जिसमें उन्होंने देखा था कि 3 लोग रहते हैं। वो काफ़ी इन्फ्लुएंस फैमिली है वो। तो वहाँ उनकी कोई नोन थी, वहाँ वो काम करने जाती थी उससे 2 साल पहले। तो सारी उससे इन्फॉर्मेशन गैदर की उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ डकैती करते हैं, यहाँ से लूट-पाट करेंगे। उन्हें सब पता था कि कहाँ पे कैश है, कहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने वो डकैती भी की वहाँ पे। तो उस बीच में, क्योंकि अब आपको खुद को बचाना भी है, तो वहाँ पे जो 2 मेड थी, वो उनका मर्डर हो जाता है वहाँ पे, उस रात को। कैसे हो जाता है? काफ़ी प्रैक्टिकली सोच के उन्होंने वो काफ़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने वो डकैती की थी। तो हम देख सकते हैं मतलब इस तरीके से वो कैसे इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ देखी थी ऐसी, जिसमें डकैती होती है। भाई इन जनरल वो रियलिटी नहीं जानते कि उसके बाद कितना कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, उनकी फैमिली को कितना फेस करना पड़ा राइट। कि वो जेल में रहे। क्योंकि दिखने में हो सकता है आपने, जैसे अब काफ़ी लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ कि हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि कोई इंसान किसी को मार देता है। फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर में लोगों ने इतना सारा क्राइम देखा, तो उन्हें इन जनरल लगता है क्या ही होगा ज़्यादा कि ठीक है, आ जाएँगे, जेल से आया, बाहर आ जाएँगे, आज नहीं तो कल आ जाएँगे। बट रियलिटी ये नहीं है, आपकी फैमिली कितना सफ़र करती है। आपको लगता है 1 साल में बाहर आ जाओगे, आप 10 साल तक बाहर नहीं आ पाते हो, तो आप सब कुछ खो देते हो। बट आप इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो इन वेब सीरीज़ को देख के कि आपको ये सब कुछ आसान लगता है। ये इतना आसान है नहीं बट। ओके। तो क्या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी आज की तारीख में क्राइम के ऊपर मूवीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, ये भी एक कारण है क्राइम को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें क्रिमिनल्स को अगर हीरोज़ की तरह आप दिखाओगे, आप दिखा दोगे कि उसने किसी को मार दिया, वो जीत गया। उसके बाद की स्टोरी आप नहीं दिखाते कि इन रियलिटी क्या होता है। अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको जेल जाना होगा। आपको जेल जाना होगा, आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। वो धक्के खाएँगे कोर्ट्स के। वो आपकी बेल के लिए वकीलों के पास जा रहे हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो लोगों से कर्ज माँग के आपके लिए इतना कर रहे हैं। आप तो जेल में हैं। राइट। तो उसके बैकग्राउंड में क्या-क्या होता है, जो फैमिली सफ़र करती है, आप सफ़र करते हो, ये मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता। ओके। तो आपके पास जनरली किस टाइप के केसेस आते हैं? सर हम देखते हैं क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल। ओके। हमारी पूरी टीम है, वो सारे केसेस देखते हैं। जी। पर्सनली मैं जो देखता हूँ वो क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल देखता हूँ। जैसे कि आपने बात करी मैट्रिमोनियल की, आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आई डू एग्री कि पहले फीमेल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती थी, उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी, सुसाइडल शो कर दिया जाता था। बट अगर मैं धीमे-धीमे देखूँ तो कहीं न कहीं अब लड़कों के ऊपर का ये ग्राफ जो है, वो बहुत स्पीडली बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हम बात करें, इंदौर का एक क्राइम था, जिसमें राजा रघुवंशी करके। इसके अलावा और भी ऐसे हुए थे कि एक यूपी का था केस, जिसमें जो हस्बैंड था उसको काट के डाल दिया गया था, बिल्कुल। राइट? मर्चेंट नेवी में था हस्बैंड। तो ये क्राइम रेट आज की तारीख में किस स्पीड से बढ़ रहा है? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। द रीज़न बीइंग कि लोग इस डिस्प्यूट्स को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द रियलिटी कि होता क्या है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, और इतना इंसान क्यों इसमें सफ़र कर पाता है, मतलब कि ऐसा कोर्ट में क्या हो जाता है कि वो सुसाइड को प्रेफ़रेंस दे देता है कि ठीक है, अगर इतना ही गलत होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, बट मैं कोर्ट केसेस वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं देखूँगा। देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में काम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू लिव इन दिल्ली और आपकी शादी होती है और आपकी वाइफ़ है कानपुर की। उसके बाद आपके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो अपने घर चली जाती है। अब उसके राइट्स देखिए आप, उसको कितने हक मिले हुए हैं कानून में कि वो आप पे क्या-क्या फ़ाइल कर सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़, उसको ये हक है कि यहाँ पे वो इंसिडेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो जहाँ पे रहती है, अपना पेरेंटल होम हो, वो वहाँ से भी आपके खिलाफ केस कर सकती है। तो कोई भी केस वो अपने कानपुर में भी कर सकती है। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल वो जॉब से रिलेटेड मुंबई चली गई है, तो वो मुंबई से भी कर सकती है। बट उसमें ऐसा पहले था ना शायद कि जहाँ शादी हुई है केस वहीं रजिस्टर्ड नहीं, हो नहीं, सकता नहीं, है? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंटीन्यूअस ऑफेंस कि आपने हो सकता है फिज़िकली उसे अब्यूज़ यहाँ करा हो, मेंटली वो अभी भी अब्यूज़ हो रही है। तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन ऐसे डिसाइड होती है, हालाँकि सभी ऑफेंस में, क्रिमिनल ऑफेंस में जहाँ पे गलत होता है, वहीं पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप
किसी स्टेट में गए हुए हैं और आपके साथ वहाँ पे चोरी होती है, तो आप वहीं पे इंसिडेंट को रिपोर्ट करोगे, वहीं पे पुलिस आपको असिस्ट करेगी, वहीं पे उसका केस चलेगा। बट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि आपका घर दिल्ली में है, आपकी वाइफ का जो पेरेंटल होम है वो कानपुर में है, यूपी में है, उसने सारे इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ यहाँ हुआ है, बट उसको ये लिबर्टी दी गई है कि वो कानपुर में भी जाके आपके खिलाफ केस कर सकती है। अब आता है केस कौन कौन से आपके खिलाफ हो सकते हैं इन जनरल। द फर्स्ट वन इज 498A, सबसे कॉमन जो 406 498A जो क्रूएलिटी का है वो आपके खिलाफ होगा। उसके अलावा 2005 में ऐड हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। एक डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन वो वहाँ कोर्ट में दे सकती है। इसके अलावा 3 से 4 प्रोविजन है जिसमें वो मेंटेनेंस आपसे मांग सकती है, और तीनों चार वो उन सभी में वो मेंटेनेंस डाल सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है उसे कोई भी एक प्रोविजन वो मेंटेनेंस डाल दे तो वो ही डिसाइड होगा, वो सभी प्रोविजन में। 498 में क्या क्या कवर्ड होता है? क्रूएलिटी, आपने उसके साथ मारपीट की है, वो 498A में कवर होगा। उसके अलावा उसके साथ लगा देते हैं 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि इनके पास मेरा गहने वगैरह हैं तो वो इनकी पोजेशन में है, इन्होंने ट्रस्ट देकर मैंने इन्हें दे दिया था, अब मुझे वापस नहीं दे रहे, तो इसलिए ये क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाती है। इसमें FIR होती है आपके खिलाफ, आपके और आपके फैमिली के खिलाफ। इसमें 2014 से पहले ये सिनेरियो था कि सभी को अरेस्ट भी कर लिया जाता था, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जेल भी भेज दिया जाता था फैमिली को, जो लड़के की फैमिली होती थी। हालांकि 2014 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया कि इसमें जेल नहीं होती। और इसके पीछे अगर आप देखा जाए, जहाँ पे चांसेस हो सकते थे कि ये शादी चल पाए, वो भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जब कोई इंसान की फैमिली और वो खुद जेल चले जाए। एग्जैक्टली। तो इसलिए चेंज किया गया कि शायद हो सकता है कि हम तो और गैप बना रहे हैं, कि हमारा काम है, सोसाइटी का काम है कि कैसे भी इस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए, फैमिली को फिर से सेटल किया जाए। बट अगर हम उनको जेल भेज देंगे तो हो सकता है वो गैप ज़्यादा हो जाए, फिर कोई इंसान नहीं चाहेगा कि मैं इसे फिर से ठीक करूं, क्योंकि इसने मुझे तो सफ़र करा। देखिए इंसान का क्या होता है, जो हमारे पास केसेस आते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरी वाइफ मेरे साथ गलत हुआ, मैंने उसके साथ गलत करा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे सफ़र करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस स्टेज पर आके, जब मेरे फैमिली के, मेरे फादर की, मेरी मदर की रिटायरमेंट की एज है, मैं उनको रिलीफ दे पाऊँ, वो जेल की चक्कर काट रहे हैं, वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। तो फैमिली को इन्वॉल्व जो करा जाता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, वो काफ़ी गलत है, जिसको हम कहते हैं कि ये चेंज होना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस, आप सभी प्रोविज़न में आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। DV में आप डोमेस्टिक वायलेंस 2005 है, उसमें आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। 125 CRPC है, उसमें आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। HM में है, उसमें आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो आपके साथ इतने प्रोविज़न सब ओपन है आपके लिए। तो आपके 3 केसेस तो ये हो गए मेंटेनेंस के, एक आपका DV का हो गया, एक आपका 498A का हो गया, तो 5 केसेस तो आपके ये बनते हैं। इसके अलावा RCR होता है, एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये दिखाने के लिए कि मुझे साथ में रहना है, बस ये दिखाने के लिए होता है। तो इसके लिए आप एक अलग से केस डाल देते हैं। फिर उसमें चाइल्ड कस्टडी का एक अलग केस हो जाता है, फर्दर मोर डेफेमेशन का, कि मुझे ऐसा बोला है, तो आप एक फाइल बना देते हो 7-8 केस की। अब होगा क्या, आपको सभी केस लड़ने के लिए कानपुर जाना होगा। ये प्रॉब्लम है इंसान के लिए कि मैं हर तारीखों पे मैं कहाँ तक जाऊं, और आप वहाँ जाओगे, वहाँ इफेक्टिवली कुछ होगा नहीं। क्यों? कभी जज नहीं आएंगे, कभी उनका एडवोकेट नहीं आएगा, कभी हड़ताल हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो वहाँ VCs नहीं है? नहीं, इट्स ओनली इन दिल्ली, और ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसलिए हम कहते हैं, देखिए अब इसमें जो चेंजेस क्या हुए हैं, क्या अच्छा हुआ है इस टाइम के बीच में, कि अब जेल नहीं जाना होता है। ये तो क्लियर है कि अब आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जेल नहीं जाना होगा, आपको बेल मिल जाएगी। ये अच्छा हुआ है। बट ये बोलते थे ना कि 498 इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट नॉन बेलेबल में आप बेल ले सकते हो। ओके। इसमें जजमेंट्स हैं काफ़ी सारी, अब तो 3-4 जजमेंट्स हो चुकी हैं। आप उनके ग्राउंड पे आपको बेल मिल जाएगी, आपको जेल नहीं जाना होगा। ये इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो आपको बट जेल नहीं जाना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। प्लस इसके साथ साथ क्या हो गया है, जैसे दिल्ली में VC वाला मोड स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन दिल्ली और आपको कानपुरा फिजिकली जाना होगा, वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। बट अगर आपको दिल्ली में प्रेजेंट मार्क करनी है तो आप VC के थ्रू कर सकते हो, तो आपका ये काफ़ी काम बच जाएगा उससे। प्लस क्या रिक्वेस्ट की जाती है कि इन सभी केसेस को एक साथ कर दो। इस जो भी 5 से केसेस हैं, ये सेम डेट पे होने चाहिए, ये कंपलसरी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं एक दिन खराब करूंगा अपना, तो मैं पूरा दिन खराब करके सभी केसेस को कर पाऊँ। तो अगर उसके बाद एक नेक्स्ट मंथ की डेट लगेगी, तो एटलीस्ट मेरे पास पूरा 1 महीना होगा, अरे क्लैरिटी रहेगी मुझे इस डेट को उस जाना डेट को जाना है। अदरवाइज होता क्या है,
2 की अब लगी है, 1 की कल लगेगी, 2 की 2 दिन बाद लगेगी, किसी में आप एग्जामिशन मूव कर रहे हो, किसी में आप फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हो, फिर वहाँ आपको पता लगता है कुछ काम नहीं होता। राइट। तो ये एक इम्प्रूवमेंट जरूर होना चाहिए कि जिसमें या तो वीसी के थ्रू अपीयरेंस हो। सेकंड वन इज कि सभी केसेस एक साथ चलें, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस हैं वो फाइल पूरी एक साथ चले। ओके। अभी तक का जो आपका सबसे खतरनाक केस कौन सा रहा जो आपने सॉल्व किया? सर काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे मैंने आपको एक बताना चाहता हूँ, हम काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी जल्दी वो हो पाया। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का केस था जिसमें शादी के 28 दिन बाद जो लड़की होती है वो सुसाइड कर लेती है। क्यों? अब दे आर सेवरल फैक्टर्स, वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक नॉर्मल जो इंसान की धारणा बनती है वो किस लिए बनती है कि इसे मारपीट की होगी, इसे बोला होगा कि आप डाउरी के लिए, और इसे प्रेशर करा होगा, इसलिए इसने ससुराल में सुसाइड कर लिया। राइट। और इसमें सेक्शन 304 भी है जो इन्वोक हो जाता है, जिसमें प्रिजम्पशन भी ये माना जाता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई भी लड़की अगर सुसाइड करती है तो ये पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके हस्बैंड ने, मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस करा होगा, तभी इसने बड़ी प्रोवोक करा गलत नहीं होगा। है? बड़ी गलत नहीं है? देखिए, पहले काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते थे जिनमें औरतें खुद को जला लेती थी, सुसाइड कर लेती थी। उसको बचाने के लिए आई थिंक इट वाज इन 1986 जब ये प्रोविज़न ऐड हुआ, तब सिनेरियो कुछ अलग था। तब काफ़ी सारे सुसाइडल केसेस होते थे, औरतों को मार दिया जाता था, जो रियलिटी हम जानते हैं। उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून आए थे। बट अब इनका क्या हो चुका है, मिसयूज़ काफ़ी होने लगा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे 7 साल के अंदर अगर आपकी वाइफ़ एक्सपायर हो जाती है, तो ये प्रिज़्यूम कर लिया जाता है। उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं कि आपने डाउरी की डिमांड की होगी, ये आपको, अगर ये आप प्रूव कर पाते कि इन्होंने डाउरी की डिमांड की है। एक छोटा-सा भी प्रिज़्यूम कर लिया जाए कि मुझसे तो बोला था बस। उसके पेरेंट्स अगर ये भी बोल देंगे लड़की कि हम, हाँ जी, हमसे बोला था डाउरी के लिए, तो ये प्रिज़्यूम कर लिया जाएगा कि ये 304 का केस है। तो हमारे केस में क्या हुआ था, उसने 28 दिन के बाद वो सुसाइड कर ली? सुसाइड कर लिया। तो जब मैं उसके हस्बैंड से मिला, उसने बोला, सर आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरी कभी उससे, अगर मैं सब कुछ मिलाकर भी बात करूँ, 6 घंटे से ज़्यादा बात नहीं हुई होगी। इस बीच में वो काफ़ी बार अपने घर भी गई थी, रिचुअल्स होते हैं वो परफ़ॉर्म करने के लिए, और वो कंफर्टेबल नहीं थी मेरे से बात करने के लिए, इसलिए मैंने उसे स्पेस भी दिया था कि आप पहले सेटल हो जाओ, तब हम ईज़िली हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना मेरी फैमिली का कोई रोल है। मुझे नहीं पता कि इसने सुसाइड क्यों करा। मोस्टली मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ, मुझे नहीं पता इसमें। तो उनके जो लड़की की फैमिली थी, पेरेंट्स थे, उन्होंने भी वहाँ पे एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए कि हमसे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, इन्होंने फ़ोन करा था, ये करा था। इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की। ओके। इसमें लड़की का फ़ोन रिकवर होता है, तो उसमें व्हाट्सएप चैट होती हैं। तो ये पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी ज़बरदस्ती यहाँ शादी कराई थी। सोसाइटी के प्रेशर में, सेम कास्ट में करानी थी इस वजह से। अदरवाइज़ उसको शादी कहीं और करनी थी। उससे शादी ना कराने के कारण उसने ये सुसाइड करा है। तो ये पिक्चर बाद में क्लियर हुई। जब पुलिस ने चार्जशीट लगाई, उसमें वो सारी व्हाट्सएप चैट लगाई जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती थी कि मेरे साथ गलत करा है, अब मैं सुसाइड करूँगी। तो जहाँ लड़के की फैमिली को इम्प्लीकेट करना चाहते थे वो, उसमें फिर लड़की के फैमिली वाले इम्प्लीकेट हो गए थे। और मैं इसमें, मतलब पुलिस का एक काफ़ी अच्छा रोल रहा इसमें कि उन्होंने काफ़ी जल्दी ये सोचा कि ठीक है, हम इसमें फिर रिकवरी के लिए क्या करेंगे। लड़की की चैट्स वगैरह उन्होंने फिर निकाली उसमें, फिर उसमें एविडेंसेस देखे, तो उसमें पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड था पहले से, वो शादी करना चाहती थी। काफ़ी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो केस इतनी जल्दी रिजॉल्व हो पाया। ओके। एक केस बहुत ज़्यादा दिल्ली में पॉपुलेट हुआ था, दिल्ली का दरिंदा, जिसमें कि सीएम साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, मीडिया ने भी बहुत सारी चीज़ बोली थी, और जहाँ पे जिस लड़के ने कुछ नहीं किया था, वहाँ पे उस लड़के को गिल्टी दिखाने की कोशिश करी गई थी। तो यू डोंट थिंक सो कि एक इंसान को, एक लड़के को, अ मैन शुड डिजर्व समथिंग गुड, डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। डिजर्व मोर रिस्पेक्ट? हाँ, देखिए, ये सभी जो कानून आए थे ये प्रोटेक्शन के लिए था, वीमेन प्रोटेक्शन के लिए था। बट इनका अब काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। आपकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। उस केस में भी सेम यही हुआ था। मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया था विदाउट गोइंग थ्रू द एविडेंसेस। अगर सीएम भी अगर इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ये एक एफिशिएंसी दिखाता है कि आप एविडेंसेस को, जुडिशरी को कितना अप्रिशिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, आई थिंक उसने ट्वीट किया था लड़की ने जी। कि मेरे साथ ये हुआ है, और उसने एक लड़के की पिक्चर शायद उस पे डाली थी। वो फैल गई थी पिक्चर्स वगैरह, और उस बीच में
काफ़ी सारे क्लैसेस हुए, लड़के की इमेज इतनी हैम्पर हुई और मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई केस बने तो एक मीडिया का हमेशा न्यूट्रल व्यू होना चाहिए और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी एक न्यूट्रल व्यू होना चाहिए। बस फेवर लेने के लिए कि हाँ लड़की इतनी बोल्ड है, उसने सब कुछ बता दिया है, विदाउट गोइंग थ्रू द एविडेंसेस उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो काफ़ी गलत था। जी। जी। तो उस केस में लड़की को गलत कैसे साबित किया गया था? सर आई थिंक आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस केस, बट वो उसने केस ही प्रोसीड नहीं करा। सी वेंट आउटसाइड और हाँ, वो बाहर और किसी कंट्री में चली गई थी। हाँ उसने केस ही आगे प्रोसीड नहीं करा। तो अगर केस में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके केस में कुछ रियलिटी होती और आपने इन रियलिटी कुछ सफ़र करा होता तो आप उसको प्रोसीड करते। राइट। सी, ऐसी लड़कियों को तो हम नहीं रोक सकते जो कि लड़कों को गलत साबित करने में लग जाती हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी लड़कियां गलत होती हैं, बट आज बहुत सारी लड़कियां गलत हैं और अपनी पावर को मिसयूज करती हैं। एग्जैक्टली। बट अगर ऐसी स्थिति में कोई लड़का फंस जाता है तो वो अपने आप को कैसे बचाए? ओके, ऐसे हम अपने क्लाइंट को भी काउंसलिंग देते हैं ऐसे केसेस में जहाँ होता है कि सर मेरे ऊपर फेक केस लगा दिया है, अब इसमें क्या किया जाए, मेरे ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली फेक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी कोई केस ऐसे फाइल हो जाता है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं आप पहली डेट पे गए और आपने बोला नहीं फेक है और वो खत्म हो जाए। देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर इट। आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा, हो सकता है वो अच्छे के लिए हो, बट उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया गया है कि वो गलत के लिए था। तो पहले तो हम ये समझाते हैं कि इट्स अ फाइट एंड यू हैव टू फाइट इट, और अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। इट्स अ रियलिटी कि अब आप केस में आ चुके हो तो इससे भागो मत कि नहीं मैं केस डेट्स पे अवेलेबल नहीं रहूँगा, मैं इधर चले जाऊँगा, मैं उधर चले जाऊँगा। नहीं, अब आपको लड़ना है इसमें और अपने एविडेंसेस जो हमारे पास हैं उनको कोर्ट के सामने देना है और अपने आप को एक्विटल प्रूव करना है। फर्दर मोर आप ऐसे केसेस में लड़ते हैं, आपको कोर्ट से एक्विटल मिलता है, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं कि जिसमें आप ये प्रूव कर पाओ कि ये जो लड़की ने एविडेंसेस लगाए हैं दे आर फैब्रिकेटेड या म्यूटिलेटेड है, कॉन्कॉक्टेड एविडेंसेस उसने लगाए हैं, तो फर्दर मोर आप उनको केस में डाल सकते हैं, उसके खिलाफ एक केस डाल सकते हैं। बट आपको मैं सच्चाई बताऊं, कोर्ट भी कह देती है कि वकील साहब इसने 4 साल तो अपना केस लड़ा, अब 6 साल उसके खिलाफ लड़ेगा, तो क्यों इसे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहे हो, अब फ्री हो गया इसे जाने दो। दिस इज द रियलिटी। इस वजह से उनके जो हौसले रहते हैं लड़कियों की और बुलंद वो हो जाती बुलंद हैं। रहते हैं कि हमारा कुछ होना ही नहीं है। बट आई वुड से कुछ भी हो आपको उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। इंसान पहले बोल देता है कि सर मैं लड़ूंगा, आप मुझे एक्विटल दिलाओ, उसके बाद देखना मैं सारे केसेस लगाऊंगा। बट वो उसके बाद फिर बचते हैं कि सर मैंने वैसे ही 5 साल कोर्ट कचहरी काफ़ी चक्कर काटे, अब मुझे केस से नहीं बचना। बट काफ़ी कम लोग होते हैं, वो होते भी हैं जिन्हें मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे केसेस में कि उन्होंने अपना केस पहले एक्विटल कराया, उसके बाद उन्होंने केस डाला भी लड़की के खिलाफ। जी, वो काफ़ी ज़रूरी है। जो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस तरह के केसेस डालते हैं? सो ओनली 5%। ओके। जो अगर आपके पास 100 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका एक एक्विटल आया है, उसमें से 5 मैक्स टू मैक्स 10% आई वुड से जो कहते हैं कि सर अब मुझे केस डालना है, इन्होंने मेरे खिलाफ गलत केस डाला था। ओके। इस स्थिति में बहुत ज़्यादा रोल पुलिस का भी होता है कि पुलिस वाले भी बहुत डराते धमकाते हैं बिल्कुल। आपको। एज ए लेमैन मुझे क्या कभी पुलिस से डरना चाहिए? सर आपने बताया कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे पुलिस का नेक्सस भी पकड़ा गया था। वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे कि आप ऐसे इंसिडेंट करो, हमारे पास लेकर आओ कि मेरे साथ ऐसा गलत करा है, हम उसे कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, फिर मनी एक्सटॉर्ट करेंगे। इस लेवल तक का नेक्सस पाया गया था। काफ़ी मतलब ये हाईलाइटेड हुआ था न्यूज़ में। और जैसा कि आपने दूसरा पूछा कि आपको पुलिस से डरना चाहिए, देखिए पुलिस हमारे लिए हमें असिस्ट करने के लिए है। अगर हमारे साथ कोई कानूनी दिक्कत होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए है। अगर आप डरोगे तो वो आप पे और चढ़ेंगे, वो आपको और परेशान करेंगे, आपसे फिर डिमांड करेंगे, आपसे पैसे लेंगे आपके काम करने के लिए। आप ज़्यादा विजिलेंट रहोगे, आपको अपने हक पता होंगे, तो फिर वो आपसे बचेंगे कि ठीक है हम इसका काम करते हैं, अदरवाइज ये सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाएगा या कोर्ट के पास जाएगा। ये धारणा काफ़ी गलत बन चुकी है कि पुलिस से डरना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस स्टेशन हमारे लिए ही बना है कि हमें पुलिस स्टेशन विजिट करना चाहिए, तो हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए फिर। क्योंकि आज के सिनेरियो में वो पुलिस वाले उल्टा धमकाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तू मेरे से बिल्कुल। ज़्यादा करेगा तो मैं तेरे को अंदर डाल दूंगा।
नहीं अंदर देखिए, अगर अगर देखिए मैं आपको फिर इसमें बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये डर लगता है थोड़ा सा कि आपको वो रिस्पेक्ट वहाँ नहीं मिल पा रही है या पुलिस आपको परेशान कर रही है, आप किसी एडवोकेट के थ्रू जाइए, प्रोफेशनल के थ्रू जाइए। कि पुलिस वाले इस तरह से भी धमकाते हैं कि वो फेक केसेस में डाल देंगे, मतलब हाँ, करते हैं काफ़ी सारे। एक एमपी का ये केस था कि जहाँ पे जबरदस्ती बच्चे की जेब में कुछ रखा गया, फिर उसको दिखाया गया कि ये देखो इसके पास से पाया गया है, और उसको केस में इन्वॉल्व करा गया। सर काफ़ी केसेस होते हैं ऐसे कि जिसमें ना आपको बेवजह फंसा दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस रहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊँ आपके साथ कि हमेशा हमारी लड़ाई इंडिविजुअल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ देखा है, कोई पुलिस वाला है, वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, वो आपसे उल्टा बोल रहा है या उसने आपके साथ कोई भी मार-पिटाई की है, तो हमें इंडिविजुअली उसे टारगेट करना चाहिए। हम करते क्या हैं कि हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ जाओगे, तो हो सकता है कि वो, क्योंकि वो पावरफुल है फिर। अगर डिपार्टमेंट को ही आप करप्ट बताओगे, सबको करप्ट बताओगे, जिसने आपके साथ इंसिडेंट करा है, आप उसको ही पकड़ो फिर। अगर आपसे किसी ने बदतमीज़ी करी है, उल्टा बोला है, आप रिट में जाओ, आप उसकी 156(3) कोर्ट में लगाओ, लेकिन स्पेसिफिक उसी बंदे के खिलाफ लगाओ जिसने आपके साथ गलत करा है। ओके। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ केस मत करो कि नहीं मैं सबको देख लूँगा, सब गलत होते हैं। जो आपके साथ गलत करता है, आप उसी के साथ करो, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं। तो हमें पूरे डिपार्टमेंट को ना बोल के स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना चाहिए जो हमारे साथ गलत करते हैं। और तभी एक अकेला इंसान आपको कभी फंसा नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो कभी अगर कोई लड़की किसी लड़के को फंसाती है ऐसे केसेस में, तो उस लड़के को सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? जैसे क्या होता है, जब फंसाएगी तो पुलिस के फ़ोन आएगा उसको और बोलेंगे आपको थाने आना है। तो उस लड़के को थाने जाना चाहिए, सबसे पहले लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए और उस लॉयर के साथ थाने जाना चाहिए? सर आई वुड सजेस्ट ऐसे हीनियस क्राइम में जहाँ पे आपको इस लेवल का डर है कि पुलिस ने ये लड़की ने इस तरह का इंजाम आप पे लगाए हैं, तो आप डायरेक्टली कभी मत जाओ। आप वकील के थ्रू जाओ, इसके आपको डबल बेनिफिट मिलते हैं। एक तो पुलिस और वो लड़की जो चाहती है एक्सटॉर्ट करना, उसके समझ में आ जाएगा कि इसने लीगल हेल्प ले ली है। अब शायद अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम गलत हैं, हम झूठे हैं, तो हम इसको एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएँगे, हमारे खिलाफ भी केस हो सकता है, क्योंकि वकील उस चीज़ को समझ सकता है। एक स्टोरी किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, वकील जानता है। तो वकील वहाँ आपको बता सकता है। वहाँ वो पुलिस को भी बता सकता है कि आप किस बेसिस पे इसको इतना बोल रहे हो, किस बेसिस पे आप आगे फर्दर कर रहे हो, आप इंसिडेंट देखो, आप एविडेंसेस देखो। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कभी ऐसे इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन जाएँ, तो अकेले जाओगे, आप काफ़ी अकेला महसूस करोगे। हो सकता है वो आप भी सभी मिल के वहाँ, क्योंकि कंप्लेनेंट भी होगा, वो कंप्लेनेंट कुछ पैसे पुलिस को भी दे देगा, तो उनके दबाव में आके आप कुछ ऐसा एडमिट कर लो, फिर आप वहाँ पैसे दो। इससे अच्छा ये है कि आप अपने एडवोकेट के थ्रू अपने आप को रिप्रेज़ेंट करो। वो ज़्यादा पावरफुल भी होगा आपके लिए। वकील और पुलिस में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? सर इट्स ऑल अबाउट कि पावरफुल वर्ड तो काफ़ी गलत हो जाएगा इसके लिए। ये दोनों इस सिस्टम का पार्ट हैं। अब बट मैंने जनरली देखा कि कोई वकील कभी पुलिस वालों से डरता नहीं है। सर डरना तो किसी को भी नहीं चाहिए इनफैक्ट, कि पुलिस वालों से। देखिए, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको डरना चाहिए, वकील हो या आम इंसान हो। बट वकील को देखो, अल्टीमेटली अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, सबको आना कोर्ट में ही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुलिस वाला किसी वकील के साथ कुछ गलत करेगा, उसे मारेगा या पीटेगा, तो उसमें फर्दर मोर कोई कंप्लेंट होती है, उसके बाद उसको आना तो कोर्ट ही होता है। तो दे आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो एक दूसरे से इसलिए इनमें क्लैशेस भी होते हैं, वो रिजॉल्व भी होते हैं। तो ऐसा कहना है कि पावरफुल कौन है या कौन कम है, कौन ज़्यादा है, ये थोड़ा सा डेरोगेटरी स्टेटमेंट हो सकता है एक डिपार्टमेंट के लिए। बट दोनों प्रोटेक्शन के लिए है और दोनों अपने प्रोफेशन में पूर्ण है। तो अगर जैसे आप कोर्ट में देखना चाहोगे, तो कानून की जानकारी, देखिए कानून की जानकारी एडवोकेट को ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या हुआ है, इंसिडेंट्स कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो पुलिस के पास होगी। बट अगर पुलिस कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, केस को टेम्पर करने की कोशिश करती है, तो क्या पुलिस के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है? बिल्कुल, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। पुलिस को एक यही डर होता है। देखिए, पुलिस किस लिए डरती है? उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। उनको डर क्या होता है? ये नौकरी का ही डर होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम सस्पेंड हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं। इसके अलावा? ये अगर कोई टर्मिनेट हो जाएगा अपनी सर्विस से, तो ठीक है, नौकरी चलेगी, बट क्या पुलिस के अगेंस्ट में
कुछ कार्रवाई अगर होती है? इस लेवल का उन्होंने करप्शन किया होगा या टेम्परिंग की होगी तो उनके खिलाफ भी केस बन सकता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, उनके खिलाफ भी वो केस प्रोसीड हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ, पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक्सपायर कर जाता है किसी को, आपने इतना मारपीट की उसके साथ कि वो मर गया है, तो उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होगा, वो ट्रायल चलेगा, फिर प्रोसीजर सेम होता है। अगर पुलिस भी कुछ गलत करती है तो उनके साथ भी प्रोसीजर वही होगा। अगर इन देयर कस्टडी इफ समन डाइज तो वही प्रोसीजर होगा, फिर उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा चलेगा। जब एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद भी फेक एनकाउंटर के लिए उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे के रखी हुई है? सर ये तो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, अगर आप उनको पावर नहीं दोगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब देखिए, क्रिमिनल्स के अंदर ये ना एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे क्रिमिनल्स के अंदर एक डर भी होना चाहिए, और जो शरीफ इंसान है, मतलब जिसने नहीं किया हो, उसको बचाव भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम सब कुछ ये छोड़ देंगे कि पुलिस को कुछ भी पावर नहीं देंगे तो क्रिमिनल्स फिर आसानी से ऐसे ही घूमेंगे, उन्हें कोई डर ही नहीं होगा। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, जिसको चेक एंड बैलेंस जुडिशरी करती है कि पुलिस ने जो करा है वो कितना इफेक्टिव है, वो करने की ज़रूरत थी या नहीं थी, किस लेवल पे करा है। किसी आम इंसान के साथ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, आप पे एक आरोप लग गया कि आपने स्कूटर चुराया, आप पे ये तो आरोप लगा, चलो ठीक है, ये किसी पे भी लग सकता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाके आपके साथ मार पिटाई की गई, अब आपको कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने आपसे पूछा, पुलिस से पूछा कि क्या एविडेंसेस हैं इस इंसान के खिलाफ, क्या प्रोफेशन है, तो एक कोर्ट की भी डिस्क्रिप्शन होती है, उसे ही पता चलता है कि ये इंसान कर सकता है नहीं कर सकता है। फर्दर मोर फिर आपने बताया कि आपके साथ मार पिटाई की है, तो फिर हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि आपने क्यों मारपीट की, आपने अच्छे से एविडेंसेस कलेक्ट करे कि ये इंसान कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर वो किसी हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ ये करते हैं तो कोर्ट भी उसको अप्रिशिएट करता है, चलो ठीक है, मारपीट जरूरी है तभी ये सुधरेगा, वरना आज किसी का स्कूटर चुरा रहा है, कल किसी की चैन खींचेगा। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। अदरवाइज पुलिस के लिए क्या है, वो तो डिनाई कर देगा, ठीक है हम कुछ नहीं करते। फिर राइट। अगर हमें सच बुलवाना है, हमें जानना है, तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज वो बोल देगी कि अगर हमें इतनी डांट पड़ेगी, अगर हमें मजिस्ट्रेट ही इतनी डांट लगाएगा, ठीक है फिर हम चुप बैठ जाते हैं, जो बोलेगा ठीक है, नहीं बोलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम जैसे पुलिस की पावर्स की बात कर रहे हैं कि उनकी इतनी पावर रहती है, तो पुलिस के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है, तो आपको लगता है कि पुलिस इन पावर को मैनिपुलेट करके जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं आजकल यूपी में, जितने माफियाज और उन सब के होते हैं, तो वो कर पाती है? और वो इसलिए भी कर पाती है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इनके साथ? ये गवर्नमेंट का अगर गो प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो काफ़ी ज़रूरी है। और अगर अब कहा जाता है कि यूपी की पुलिस काफ़ी पावरफुल कर दी है, उसके पीछे भी गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट ने उन्हें इतना दिया हुआ है कि आपको हम इतनी पावर दे रहे हैं, बट व्हाट वी एग्जैक्टली नीड इज़ कि वो क्राइम रेट कम होना चाहिए। तो इसलिए यूपी पुलिस को इतनी पावर दी गई है कि ठीक है आप करिए। और काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं इस बीच में, अगर पहले रिकॉर्ड्स देखें, अगर उनसे कंपेयर करें अब हम, तो काफ़ी एनकाउंटर्स बढ़ चुके हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, मतलब आई वुड नॉट अप्रिशिएट दिस प्रैक्टिस, बट द थिंग इज़ कि अगर डर रहेगा, वो क्रिमिनल्स को अगर हम एलिमिनेट करेंगे, तभी आम इंसान है वो सेफली रह पाएगा। राइट। क्योंकि सच्चाई ये थी यूपी की कि जो क्रिमिनल जेल में रहते हुए भी लोगों को परेशान करते थे। अच्छा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि इंसान जेल में रहते हुए भी लोगों को परेशान कर पा है। रहा है। तो इस बीच तो में हमने इतने सारे एनकाउंटर्स देखे हैं, काफ़ी लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी लोग इसे गलत भी बोलते हैं कि हो सकता है कि आपने एनकाउंटर में उस इंसान को ख़त्म कर दिया हो, बट हो उस नेक्सस का मेन इंसान वो ना हो, कोई और हो जिसने वो करा हो। फॉर एग्जांपल उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हो, जब आप उनसे तीनों से पूछताछ करोगे, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करोगे, तभी आपको पता लगेगा। आपने पहले मिलते ही उनको एनकाउंटर कर दिया, तो हो सकता है जो चौथा इंसान है वो बच जाए। तो Right. इसलिए लोग एनकाउंटर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जुडिशरी पे विश्वास रखते हैं। बट द थिंग इज, अब ये कितना सही है, ये कितना नहीं है, अगर लोग इससे खुश हैं और वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, देन इट्स फाइन। एग्जैक्टली। बाकी कैसा था आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था सर, बट अब करप्शन पे आपने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे। अब बट द थिंग इज, करप्शन के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मतलब डायरेक्टली ये बता नहीं सकते मतलब किस लेवल का कहाँ करप्शन है। बट इन आई जनरल एग्री। आपको तो पता ही है प्रैक्टिकली कि आपका खुद केस हुआ तो उसमें करप्शन था। तो करप्शन इज एवरीवेयर, बट काफ़ी कम हो गया, ये मैं अप्रिशिएट करूँगा। बट छोटे शहरों में अभी भी ये नहीं हुआ है। हाँ सर। मतलब वहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना
दोनों जगह से पैसा तो पार्टी जहाँ से पे लिया देखिए गया। चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, वहाँ पे मेरे चांस- दूसरी पार्टी का फोन आया, 2 रीडर्स हैं उनके साथ, एसडीएम के साथ काम कर रहे हैं। एक रीडर के पास से वो आया खबर, दूसरे रीडर को खबर लगी, तुरंत मेरे पास फोन आया कि बस इतना हो रहा है, इतना चाहिए। तो मैं अभी बताओ, मैं मैम से करूंगा कल आपके उसमें वो मतलब अभी वो मैम को बोल दूंगा फिर और हो जाएगा। कल ऑर्डर करवा दूंगा आपके उसमें। बिल्कुल। तो उसने दूसरी पार्टी से पहले स्टे के लिए पैसा खा लिया, हमसे स्टे हटवाने के लिए पैसा खा लिया। पैसा दोनों तरफ से कहाँ गया? एसडीएम के पास, पहले स्टे देने में और अब स्टे उसमें, आना। समझ सकता हूँ, और फिर बाकी प्रोसीडिंग चली वो अलग। वो अलग है। सो थैंक यू प्रशांत जी, आप आए और इतनी सारी चीज़ों के ऊपर आपने डिस्कस किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें आपने बताई वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेके आएगी, स्पेशली जो मैट्रिमोनी केसेस थे, या जो हमने बात करी कि हमको कब पुलिस के पास जाना चाहिए और कब लॉयर के पास जाना चाहिए, एक अच्छा लॉयर कैसे ढूंढना चाहिए, कैसे पैसों को लेके लॉयर्स के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, ये किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि लॉयर सच में हमारे लिए लड़ रहा है या और किसी के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सर। और ये भी कि अगर हमारे से गलती से कुछ क्राइम हो जाता है या फिर कोई छोटा क्राइम है, तो हम उसको अपने आप को कैसे बचा सकें और एविडेंस को कैसे जुटा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू।